करते हैं शुरू। ठीक है, इसमें नोटपैड कहाँ आएगा? क्या स्क्रीनशॉट लोगे क्या? अच्छा। करें शुरू? चलो, स्ट्रीमिंग हो रही है आज, बढ़िया। सो टुडे वी विल डिस्कस इंडिया नेपाल रिलेशन, फाइन। चलिए, सो अगेन जो ऑनलाइन है उनको वेलकम, एंड जो ऑफलाइन है उनको उनको भी वेलकम। किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो व्हाट शैल बी द इंटेंटेड कवरेज ऑफ दिस इंडिया नेपाल रिलेशन, फाइन। सो एज यूजल देखेंगे हिस्टोरिकल टाइज क्या क्या थे इंडिया और नेपाल के बीच में, कल्चरल टाइज क्या क्या हैं, फाइन, डिप्लोमेटिक टाइज क्या क्या हैं, मिलिट्री टाइज क्या क्या हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया नेपाल रिलेशन का। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज, इसमें हम देखेंगे मधेशी का इशू। फिर चाइना एंगल भी कहीं ना कहीं देखेंगे, दैट आर इन टू द लार्जर इशूज कि चाइना का कैसे इंडिया के साथ नेपाल के साथ रिलेशन है, देन विल सी द वे फॉरवर्ड, फाइन। इट विल टेक लाइक हार्डली 2 to 3 hours, हार्डली, फाइन। सो आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल हाफ आवर में ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आपके क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो नेपाल के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी अभी तक? नेपाल वीज़ा नहीं लगता, फाइन। सो वीज़ा फ्री कंट्री है, एक तो बेसिक पता है आपको। तो चलिए, आधा टेंशन तो ऐसे भी ख़त्म हो गया, 5 मिनट और बच गया। बस बिहार यूपी उत्तराखंड का। सो विल सी कि बॉर्डर कितने कितने के साथ मिलता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है व्हेन यू टॉक अबाउट द नेपाल इंडिया रिलेशन, फाइन। और क्या? रोटी बेटी का रिश्ता, इट्स वेरी फेमस कोट दैट रोटी बेटी का रिश्ता, फाइन। रोटी बेटी का रिश्ता, सो ये बहुत ही फेमस है। किस सुषमा स्वराज जी ने भी बोला था, राजनाथ सिंह ने भी ऑफ लेटर भी बोला है कुछ दिन पहले जब इश्यूज हुए थे काफ़ी हमारे बीच में। देन उसके बाद सो दैट वी टॉक अबाउट दिस चाइना एंगल। सो हम देखेंगे कैसे इंडिया चाइना और नेपाल, फाइन, हाँ। सो वी विल सी कैसे इन तीनों का आपस में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कुछ ना कुछ, फाइन। सो दैट वी कॉल पेंडुलम। चाइना को क्या कहते हैं? पेंडुलम कंट्री, दैट स्विंग बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, सॉरी इंडिया एंड चाइना, फाइन। सो ये हो गया। देन वी विल सी द मिलिट्री रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मिलिट्री, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली गुरखाज, फाइन। गुरखा कौन होते हैं? सो एक बेसिकली एक टाइप का ट्राइब है, कर सकते हैं, फाइन। ये एक टाइप का रेशियल वो है, एथनिक या रेशियल फीचर है उनके, गुरखास हाईलैंड में पाए जाते हैं। हाँ, वी विल डिस्कस, आर्मी के वाले में डिस्कस करेंगे, तो मिलिट्री में ही डिस्कस करें गुरखा, फाइन। सो उसके बाद फाइनली वी विल सी द हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो मैंने बोला, फाइन, दैट विल द इंटायर कवरेज, फाइन। सो मैं आपको बस ग्लिम्पिस दे देता हूँ, और उससे पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बिकॉज अभी थोड़ा सा मैं ओरिएंट चेंज कर देता हूँ। एक ही टाइप से पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाएंगे, फाइन। सो क्वेश्चन लिखिए, बिकॉज यही सब क्वेश्चन आते हैं, इट विल गिव यू एन आइडिया ऐसे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। डिस्कस discuss various issues and challenges that is that is emerging that is emerging of late that is emerging of late due to due to a rise of China in South Asia,
how this rise can impact India-Nepal relation. Can impact India-Nepal relation. Fine. ठीक है. So issues and challenges से पहले issues and challenges में difference क्या होता है? बहुत सुना होगा ये. So what is difference between these words? सही है क्या? चैलेंज का मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे. पॉन्डर क्या हो गया? चैलेंज मतलब कंपटीशन हो गया. इंडिया नेपाल के बीच में कंपटीशन यू मीन टू से? नहीं है. इश्यूज. सो इश्यूज मीन्स होता है कंटेम्पररी. कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम्स जितनी होंगी उसको इश्यूज बोला जाता है. फाइन. चैलेंजेस होगा जो उसका फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीकेशन होगा प्लस उसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. फाइन. सो इश्यूज क्या होता है? हमेशा कंटेम्पररी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. चैलेंजेस में फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन देखा जाता है. बिकॉज एज ए सिविल सर्वेंट यू आर सपोज टू बी ए सॉल्यूशन मेकर. फाइन. सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होना चाहिए. सो अब समझ में आ गया व्हाट इज इश्यूज. सो इश्यूज जो अभी भी करेंटली चल रही हैं बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, all these things will be covered into the current issues. इसलिए कहते हैं current issues पढ़ना है. यूपीएससी भी कहती है. So to have a good understanding of the ये good appreciation of the current affairs. Fine. एंड चैलेंजेस हो गए कि क्या उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस होंगे. यदि नेपाल के बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में चाइना आ रही है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे और इंडिया इसको कैसे ऑफ सेट कर सकती है. दैट विल कवर्ड इन टू चैलेंजेस. फाइन. सो जो वर्ड होता है ना कीवर्ड, दैट वी कॉल कीवर्ड और द क्वालिफाइंग वर्ड, ये हमेशा ध्यान रखना. फाइन. सो इससे क्या होता है कि आपके आंसर को एक डायरेक्शन मिलती है. ठीक है. नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन में तो सब यही लिखेगा बट व्हाट एक्चुअली क्वेश्चन इज सीकिंग की इश्यूज जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं और चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन, वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपको वही लिखना है. ज़्यादा 80% कवरेज वो होगा. फाइन. सो नाउ इतना देने के लिए जस्ट एक बार देख लेना. नेपाल का एक मैप है. फाइन. सो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो कंडीशन पाकिस्तान के मैप की थी उस वही कंडीशन नेपाल की मैप की है. फाइन. सो इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है. कैन यू फील इट? कैन यू फील इट? बिकॉज इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में इशूज जब मधेशी वाला इशू देखेंगे देन इट विल बी देयर. फाइन. सो दिस इज थिंग. फाइन. चलिए. सो फॉरेन रिलेशन या जिसको कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज़ को पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. फाइन. सो डायमेंशंस लार्जली डिस्कस कर सकते हैं हम. आप किसी भी आंसर को अप्रोच करने का एक और तरीका होता है कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं उस देश के लिए, उसको डिस्कस कर सकते हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन डिटरमिन द फॉरेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज? कैन यू से फ्यू फैक्टर्स? अभी तक तो इतना आइडिया हो गया होगा. एक हो गया दैट इज द ट्रेड एंड कॉमर्स. फाइन. ये हो गया. फाइन. बॉर्डर इश्यूज, तो बेसिकली बॉर्डर नहीं, ये होगा जियोग्राफी. ये कह सकते हैं हम जियोग्राफी डिटरमिन्स द फॉरेन रिलेशन. सो हमने पढ़ा भी था पाकिस्तान के बारे में. जियोग्राफी इज अनरिलेंटिंग. फाइन. एंड वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स. ये हमने देखा था. फाइन. इससे पहले भी हो सकता है दैट द हिस्ट्री और द कल्चरल लिंक, it can be a very important determinant of the foreign policy. Fine. इसके अलावा यह भी हो सकता है कि डायस्पोरा क्या होता है? जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा इनको बोला जाता है. फाइन. सो डायस्पोरा कैन बी ऑल्सो ए इंपॉर्टेंट फैक्टर while determining the foreign relation. Fine. So नेपाल के साथ हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स तो होता ही है जनरली. फाइन. इसके अलावा इट कैन बी डिफेंस एज वेल. क्या हो सकता है? डिफेंस एज वेल हो सकता है. सो कैन वी बेटर राइट इट द वेरियस डीज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी? कैन वी राइट इट डीज ऑफ फॉरेन रिलेशन? जैसे आजकल बड़ा चला हुआ है ना, मोदी जी करते हैं डीज एंड एफ्स एंड एक्स.
ये सब बोलते रहते हैं ना. सो लेट अस ट्राई टू पॉन्डर कि डीज ऑफ फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या होते हैं. पहला, कैन वी से डायस्पोरा. डायस्पोरा पहला डी हो गया. सेकेंड इज द डेवलपमेंटल वर्क. कैन वी से ट्रेड एंड कमर्स इसी में आएगा. और हम लोग कहीं पे डेवलपमेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर मेकिंग एनी पोर्ट इन नेपाल, if you are making a land port in the Nepal, if you are making a dry port in the Nepal, so can it will cover into development aspect. Fine. Third can be diplomacy. लिख लो इसको, ये भी हो सकता है. that is the foreign relation का बेस क्या है, डिप्लोमेसी ही है. फाइन. सो डायस्पोरा, डेवलपमेंट, नमस्ते, डिप्लोमेसी इज देयर. उसके बाद डिफेंस लिख लीजिए. फाइन. दिस इज द नेक्स्ट डी ऑफ फॉरेन पॉलिसीज और डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज और डी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. फाइन. एंड नेक्स्ट लिख लिए, दैट इज द डायलॉग. फाइन. हो सकते हैं 5. मैं नहीं, इट विल कवर इनटू दिस डिफेंस में. यू हैव डिटेंस, यू कैन राइट इट. डिटेंस भी लिख सकते हैं. डिटेंस इज नॉट यूनिवर्सल फैक्टर. डिटेंस सबके साथ काम नहीं करेगा ना. इट्स नॉट यूनिवर्सल. यूएसए के साथ आप क्या डिटेंस करेंगे, यू आर नॉट. या रशिया के साथ क्या करेंगे. सो इट विल वर्क इन योर नेबरिंग टेरिटरीज. इट कैन वर्क. करेगा, वो करेगा. नेपाल के साथ भी करेगा. हाँ. सो बेसिकली देखिए, आप किसी भी आंसर को ना अप्रोच, मैं आज थोड़ा सा आंसर ओरिएंटेड बता रहा हूँ क्योंकि इट विल गिव यू एन आइडिया एज वेल. सो किसी भी आंसर को यदि फॉरेन पॉलिसीज के बारे में लिखना है या फॉरेन रिलेशन के लिखने हैं ना, तो यू कैन स्टार्ट विद दीज डीज और इस डीज में सारा कवर हो जाएगा. सो ये डीज आपने शुरू कर दिया तो आप शुरू कर लीजिए. पहला हो गया अपना डायलॉग से. डायलॉग में शुरू कर लीजिए क्या क्या हिस्टोरिकल आस्पेक्ट हैं. देन यू कैन वर्क अपॉन द डिफेंस, डायलॉग्स एंड एवरीथिंग. फाइन. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन अप्रोच टू डील विद द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी वर्ड विज द वे इंडिया. फाइन. सो नेपाल को भी आप ऐसे डिस्कस कर लेंगे या फिर हम जैसे पढ़ रहे हैं उसको भी पढ़ सकते हैं. जैसे हम लोग पढ़ते हैं पहले हिस्टोरिकल रिलेशन, देन वी सी द डिफरेंट डायमेंशन, देन विल सी द इश्यूज एंड चैलेंजेस, देन विल सी द सॉल्यूशन टू इट. फाइन. ऐसे भी कर सकते हैं. डायस्पोरा है वो. ठीक है, लिख लिया, लिख लो. फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन रिलेशन. जतिन, इश्यूज आर कॉजेज. इश्यूज आर कॉजेज ऑफ चैलेंजेस. नहीं जतिन, इश्यूज कंटेम्प्रेरी होता है और चैलेंजेस फ्यूचरिस्टिक होता है. सो एंड इश्यूज आर कॉजेज ऑफ चैलेंजेस. यस, इसके इट कैन बी लाइक इश्यूज हैं तभी तो चैलेंजेस आ सकते हैं. हाँ, इट कैन बी. जतिन, यू आर मोस्ट राइट दैट इश्यूज कैन बी कंसिक्वेंसेज. उसका नहीं, डायलॉग में देखिए लार्जली क्या आएगा ना, यदि कोई इश्यूज चल रहे हैं लाइक हमारा डिस्प्यूट चल रहा है किसी के साथ. फाइन. बॉन्ड डिस्प्यूट चल रहा है. फाइन. उसमें डायलॉग्स आ जाएंगे. फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट का कुछ इशू चल रहा है फॉर एग्जाम्पल सऊदीज़ के साथ. फाइन. सो इट विल बी कवर्ड टू डायलॉग. वेरियस डायलॉग्स क्या क्या हो रही है. फिर हमारे कुछ चीज़ों को रिटर्न करने की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन ने हमारे यहाँ अन्नपूर्णा की वो मूर्ति रिटर्न करी है. फाइन. सो इट कैन बी पार्ट ऑफ. डिप्लोमेट, डिप्लोमेट्स नहीं पकड़े जाते हैं. डिप्लोमेट्स जल्दी नहीं पकड़े जाते. रॉ का तो लाइक वो हमने देखा था वो वाला सीन. क्या, हाँ वहाँ पे इट्स विल वर्क लाइक डायलॉग प्लस डिप्लोमेसी दोनों काम करें. डिप्लोमेटिक कोलेशन काम करें. केदार, वो आप कुलभूषण जाधव वाला केस बता रहे हैं क्या. उस दिन आप नहीं आए थे, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उसको. सो अब शायद आपने नहीं आया तो आप वीडियो देख लेना. फाइन. सो इट विल, हाँ वहाँ पे डायलॉग प्लस डिप्लोमेसी दोनों काम करेगा. डायलॉग अब बात कीजिए कि हाँ ये है. डिप्लोमेसी आपके उसको प्रेशर बनाइए. सऊदीज़ को बोलिए, हमने देखा था कि यूएसए को बोलिए कि आप क्या क्या करवा सकते हैं और इसके कारण क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है. सो हाँ, सो दैट इज़ द थिंग. फाइन. सो चलिए अभी आते हैं मेन इश्यूज़ पे
कि अगेन तो मैं इसलिए बोल रहा था ये सब बताया क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी रिलेशन, फाइन। क्योंकि हमारे नेपाल के साथ हिस्टोरिकल टाइज बहुत अच्छे हैं, इसलिए बोला जाता है कि नेपाल हमारा एकदम से क्या है, दोस्त है, चडी बडी बोलते हैं ना, वो है हमारा, फाइन। चलिए, actually Nepal is an important neighbor of India and occupies special significance for its foreign policy because of the geographic, historical, cultural and economic linkages that span centuries। और ये हमारा एक या दो दिन का रिलेशन ही है, बहुत ही पुराना रिलेशन है हमारा, फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, रिलीजन की बात करते हैं तो व्हाट आर द वेरियस कनेक्शन दैट कनेक्ट्स नेपाल विद द इंडिया, वो तो आपका दैट इज द अगेन पर्सनल रिलेशन हो गया। रिलीजन की बात कर रहा हूँ, रिलीजन में दो एस्पेक्ट है, फाइन। रिलीजन में कौन कौन से हैं, हाँ, सो बुद्धिज्म का क्या है वहां पे सिग्निफिकेंस, बुद्धिज्म का क्या है, हाँ, सो बुद्धिज्म में बुद्धा का बर्थ प्लेस इज लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, और हिंदुइज्म का क्या है, हिंदू का क्या रिलेशन है, जनकपुर क्या है, एग्जैक्टली वही है, जनकपुर में सीता जी का, जनकपुर इज कंसिडर्ड एज द, राजा जनक यहीं के थे और यहीं पे सीता माता का मंदिर भी है, दैट विल शो बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड इज फ्रॉम जनकपुर, फाइन। सो जनकपुर हिंदू और कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट दोनों को कहीं ना कहीं टाई करती है, अदरवाइज देर आर अदर रिलेशन एज वेल, बट ये रिलीजन में ये दोनों मेजर एस्पेक्ट है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा नेपाल के साथ ये वाला एस्पेक्ट टच होता है, फाइन। वो बिहार में भी है, बिहार में सीतामढ़ी है एक्चुअली, फाइन। तो वो बोलते हैं कहीं ना कहीं दोनों कंटेजियस एरिया है, कहीं ना कहीं टच होती है सारी चीज़ें, कल्चर भी वहाँ का देखेंगे ना आप, कहीं ना लार्जली इकट्ठे जैसी हैं, फाइन। सो इसलिए माना जाता है कि इट इज समहाउ रिलेटेड, फाइन। चलिए, कुंडी ठीक है, अभी ठीक है, चलिए। Also, as a neutral country, you can see this, you can write this as well while giving the introduction of India-Nepal relation, कि नेपाल actually swing करती है between India and China, fine। क्योंकि उनको यदि लगता है कि there is a benefit from the Nepal, from the China, तो they will swing towards the China, and उनको लगेगा कि इंडिया की तरफ कुछ बेनिफिट है तो they will swing toward the इंडिया। बट ये जो ट्रेंड है, स्विंग स्टेट का जो ट्रेंड है नेपाल का, इट इज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी ऑरिजिन। कंटेम्प्रेरी ऑरिजिन कब हुआ था, अगेन जैसे हमने भूटान का ब्लॉकेट किया था वैसे हमने नेपाल का ब्लॉकेट कर दिया, उसके बाद से रिलेशन हमारे नेपाल के साथ कहीं ना कहीं स्लिपरी स्लोप पे भी है। नॉट ओनली दैट, इट इज़ अगेन ए पॉलिटिकल थिंग, बट समहाउ दिस इज़ वेरी रिलेटेड। जब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं नेपाल में, तो नेपाल यूज टू बी ए हिंदू कंट्री, नाउ इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए सेकुलर कंट्री अंडर द प्रेशर ऑफ द चाइना, बिकॉज चाइना फॉलोज व्हाट, मार्क्सिज्म और माओइज्म को फॉलो करती हैं, और दे आर एंटागोनिस्टिक टू द फैक्टर ऑफ रिलीजन, फाइन। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना, नाउ नेपाल बिकेम सेकुलर स्टेट, बट द फैब्रिक और द लार्जर कंपोजिशन ऑफ द नेपाल इज लार्जली डोमिनेटेड बाय हिंदूज, फाइन। तो उसका कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमारे इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं उसका रिलेशन का भी असर पड़ता है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फाइन। चलिए, नॉट ओनली दैट, दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि जो स्विंग करती है हमारा नेपाल के साथ रिलेशन, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन है विद द वन चाइना पॉलिसी। व्हाट इज द वन चाइना पॉलिसी, हाँ, सो बेसिकली वन चाइना पॉलिसी याद कीजिए, मैंने उस टाइम बताया था 5 फिंगर्स एंड ऑल, फाइन। सो तिब्बत इज कंसिडर्ड एज द पाम, और उसके 5 फिंगर्स हैं, इसमें नेपाल का भी एक पार्ट है माना जाता है। प्लस ये अगेन चाइना का है कि चाइना वन चाइना पॉलिसी फॉलो करती है, क्योंकि उनका कहना है कि ताइवान और चाइना एक ही है, उनको एक जैसे ट्रीट करना चाहिए, प्लस हांगकांग एंड ये 5 फिंगर्स, फाइन। सो इसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिकॉज दे कंसीडर इट इज़ ए पार्ट ऑफ द तिब्बत, एंड ये कहते हैं कि तिब्बत से जानबूझ के ले लिया गया, इसलिए उसके कारण इसके ऊपर रिलेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। नॉट ओनली दैट, शुरुआती दिनों में
नेपाल यूज टू बी क्वाइट क्लोजर टू इंडिया बिकॉज ऑफ दिस वन चाइना पॉलिसी ओनली। क्योंकि देखिए वन चाइना पॉलिसी मीन्स होगा कि लार्जर इंटीग्रेशन ऑफ चाइना, दैट सिंपली मीन्स कि हिंदू राष्ट्र या फिर कह सकते हैं कि अखंड भारत का एक कंसेप्ट जो उनका था वो होती है। फाइन, अभी अखंड भारत के कंसेप्ट में क्या करना है कि बहुत सारा पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अपना हिस्सा है। सेम गोज विद द चाइना, तो वो क्या कहते हैं कि यदि वन चाइना पॉलिसी होगी तो नेपाल भी कहीं ना कहीं उनका पार्ट होगा। तो नेपाल इससे घबरा गया था काफ़ी। नेपाल यदि घबरा जाएगा तो व्हाट दे विल डू, दे विल कम इन द पार्ट ऑफ इंडिया। फाइन, सो वो इंडिया से अच्छे रिलेशन कर लेंगे। इसी का रिजल्ट होता है फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच में 1950s में। फाइन, क्यों? क्योंकि दे वेर क्वाइट अप्रीहेंसिव ऑफ द नेपाल्स हेजिमोनिक मूव दैट वाज अगेन लुकिंग फॉर द वन चाइना पॉलिसी। और वन चाइना पॉलिसी कहेंगे तो नेपाल कहीं ना कहीं पार्ट हो जाएगा किस चीज का, अपना इंडिया का। ऑल्सो यू कैन सी दिस मैप, इट विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ ब्यूटिफुली नेपाल इज द बफर स्टेट बिटवीन द चाइना एंड द इंडिया, बिकॉज इसके बीच में एक जगह है जहां हिमालयस काफी हाई राइज में, फॉर एग्जाम्पल अपना सागर माथा जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। फाइन, इट इज ऑल्सो देयर, दैट्स वाई कहीं ना कहीं इसके ऊपर इंपैक्ट बढ़ता है। नेक्स्ट इज द, कैन यू गेस व्हाट इज दिस? अरे भाई टॉम नहीं है ये जनकपुर का सीता माता का मंदिर है, जनकपुर मंदिर बोला जाता है इसको। फाइन, सो जस्ट टू गिव यू, हाँ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, अच्छा बना हुआ है और पुराना है, आर्किटेक्ट भी थोड़ा सा पुराना है, सो यू कैन सी। चलिए, सो नेपाल और चाइना, सॉरी इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशन को बेसिकली 3 डायमेंशंस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फाइन, सो वी कैन सी देयर आर बेसिकली 3 लेग्स ऑफ द इंडिया एंड नेपाल रिलेशन। क्या क्या है? पहला इज द सिक्योरिटी इशू, सेकेंड इज द इकोनॉमिक्स एंड थर्ड इज द डायस्पोरा। लार्जली ये 3 है, अदरवाइज देयर आर थिंग लाइक डेवलपमेंटल थिंग्स आर देयर, डायलॉग्स आर देयर, बट दीज आर द बेस्ड जिसको बोलते हैं ना, इसके कारण हमारे रिलेशन या तो अच्छे होते हैं नेपाल के साथ या तो खराब हो जाते हैं। फाइन, सो सिक्योरिटी में क्या क्या है, अलग अलग फैक्टर्स कैन वी डिस्कस इन ए शॉर्ट, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो जस्ट टू आपके ऊपर से भी एक्टिवली मैं इंगेज करने के लिए कि आप लोग सो तो नहीं रहे। सो व्हाट आर द वेरियस सिक्योरिटी इश्यूज विज़-अ-विज़ नेपाल? इलीगल, चलिए इलीगल इमिग्रेशन हो गया, फाइन, और इलीगल, चलिए इलीगल हो गया, दैट इज द वन थिंग। फाइन, उसके बाद किस चीज के लिए? सर तो मतलब हमारे बॉर्डर के आसपास कोई चाइना अपना आर्मी का कुछ एस्टैब्लिश कर ले, नहीं हमें पता है एक बहुत बड़ा इशू है जो आप लोग शायद मिस कर रहे हैं, इट इज नॉट द सिक्योरिटी। हाँ, सो नक्सलिज्म इन इंडिया, फाइन, सो माओइज्म, इलीगल का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि देखिए इलीगल में तो क्या, मैं भी जा सकता हूँ, मैं जाके ट्रेड कर सकता हूँ, वहाँ पे गाय भैंस भेज सकता हूँ, फाइन, या फिर मैं वहाँ से कुछ ला सकता हूँ, कुछ भी रुद्राक्ष ला सकता हूँ, बट माओइज्म इज समथिंग दैट अफेक्ट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज द बेसिकली मार्क्सिज्म और द हार्डकोर जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन होता है, एक्सट्रीम जो लेफ्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिसको हम लोग नक्सल्स कहते हैं। फाइन, सो सिंस नेपाल इज टर्निंग इनटू ए व्हाट, मैंने कहा कि चाइना के पाले में जा रही है, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बैकिंग इसको मिलती है जो इंडिया को अफेक्ट करती है, क्योंकि सिंस इट इज़ द पोरस बॉर्डर, तो हमारे यहाँ के यूपी, बिहार, बंगाल, फाइन, झारखंड के जितने भी नक्सलाइज्ड हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेसपास कर जाते हैं नेपाल में, बिकॉज इट्स अ पोरस बॉर्डर। फाइन, सो इसका कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिलेशन है, ठीक है। सो एक बड़ा लिंक है जो हम आप मिस कर गए। और क्या हो सकता है, कैन यू पॉन्डर? नहीं, सो एक छोटी सी स्टोरी है, जब कुलभूषण जाधव का वो हुआ था, एब्डक्शन हुआ था, फाइन, सो इंडिया ने भी एक ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन ऐसा किया था कि नेपाल में एक आईएसआई का बंदा था, फाइन, क्योंकि सिंस आप नेपाल कहीं ना कहीं देखते होंगे आप, पाकिस्तान और नेपाल का काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन होता है, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट स्लिप्स ऑफ फ्रॉम दिस एरिया ओनली, जो कश्मीर साइड से नहीं आ पाते क्योंकि इट्स अ वेरी पोरस। तो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको क्या किया, हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप किया,
और उसको बुलाया नेपाल में कहीं पे, क्योंकि नेपाल इज अ न्यूट्रल कंट्री, ना इंडिया के लिए ना पाकिस्तान के लिए, उनको बुलाया और उसको एब्डक्शन कर लिया। फाइन। सो इंडिया ने उसका एब्डक्शन कर लिया तो उसने उसका एब्डक्शन किया तो इंडिया ने इसका एब्डक्शन कर लिया, वो तो वर्ल्ड अफेयर पे आ गया। इसके आईएसआई एजेंट का वर्ल्ड पे आया नहीं, मैप पे इंडिया ने आने ही नहीं दिया। बट पाकिस्तानीज नो दैट वन ऑफ इट्स आईएसआई एजेंट वाज abducted by the Indian external agency। बेसिकली हम लोग चाह रहे थे कि ट्रेड ऑफ हो जाए, होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन में, रशियाज और यूएस के बीच में काफ़ी ट्रेड ऑफ होता है स्पाइस का, ठीक है ना। सो एक दूसरे के स्पाई पकड़ते हैं, फिर 4-5 साल के बाद एक्सचेंज कर लेते हैं। फाइन। सो ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है। सो इसमें एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी स्लीपर सेल इज क्वाइट एक्टिव इन नेपाल। फाइन, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल कंट्री फॉर इंडिया एज वेल एज नेपाल। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पाकिस्तान के टेररिस्ट एंड ऑल दे स्लिप in or from this part of the border because it's a porous, it's a open border with the Nepal। इसके अलावा क्या हो जाता है कि there is a fake Indian currency notes। क्या है? बेसिकली ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, बट यू शुड बी नोइंग एज वेल। फाइन। सो फेक इंडियन करेंसी नोट, FICNs बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी नेपाल के थ्रू होता है क्योंकि पाकिस्तान बनाती है उसको, और नेपाल में इंडियन करेंसी इज क्वाइट लीगल। फाइन, लीगल है वहाँ पे, यू कैन यूज़ फ्रिक्वेंटली, और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, इसलिए इंडियंस जाते हैं नेपाल में घूमने उमने के लिए क्योंकि वो सस्ता पड़ता है इंडियंस को। सो वो पाकिस्तानी क्या करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं फेक इंडियन करेंसी नोट्स पंप कर देते हैं। नुकसान क्या होगा इसको इंडिया से? पैरेलल इकोनॉमी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, पैरेलल इकोनॉमी इज़ वेरी लिमिटेड। और क्या बबलू, मैं हिंदी में बताऊंगा, मैंने पढ़ लिया है, आई विल कम बैक टू, हिंदी में भी बताऊंगा। अदर कंट्रीज में इंडिया का कैसे बढ़ेगा? हाँ, ये हो सकता है, इन्फ्लेशन कैन बी ए रीजन। फाइन, नॉट ओनली दैट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट इट इरोड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। अभी आपको यही पता है कि डॉलर्स का क्यों नहीं होता counterfeiting, that we call counterfeiting of the currency। There is one of that used to be one of my subject during my post graduation plus graduation। So why there is no counterfeiting of the dollars? Because securities उसकी काफ़ी तगड़ी हैं, फ्रिंज एलिमेंट कर सकते हैं, बट उनको पता होता है कि डॉलर्स का नहीं हो सकता, तो जनरली दे डोंट डू। बस इंडिया की सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट दैट अपग्रेडेड, जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो उतने अपग्रेडेड फीचर्स नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि पता ही नहीं रहता है कि इंडियन करेंसी है कि ये बाहर की करेंसी है। नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, लोग रुपया लेना बंद कर देंगे। रुपया लेना बंद कर देंगे तो दे विल हिट यू एट व्हाट लेवल, दैट दे विल हिट यू एट इकोनॉमिक लेवल, जिसको मैं कहता हूँ कई बार इकोनॉमिक हिटमैन्स। फाइन। सो दे आर नथिंग बट दे आर डेंटिंग द इंडियंस क्रेडिबिलिटी, एंड इसके कारण इंडिया को काफ़ी नुकसान हो जाता है। प्लस वो इंडिया के रिकॉर्ड में भी नहीं आता ना, पैरेलल इकोनॉमी जो आपने बोला वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में भी नहीं आता, नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा। प्लस उसको इलीगल कामों के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। फाइन। सो और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी कि हाउ फेक इंडियन करेंसी नोट्स आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बट इट इज़ देयर। फाइन। चलिए, इसके अलावा क्या क्या सिक्योरिटीज इशू हो सकते हैं भाई? इलीगल आर्म्स, इलीगल आर्म्स तो माओज में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इलीगल आर्म्स का कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं, तो आर्म्स का कहीं ना कहीं हम लोग करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। और बताइए। हाँ, इंडियन इकोनॉमी डाउन होगी क्योंकि होगा वो करेंसी के कारण इंडियन इकोनॉमी को उसको असर पड़ेगा। अमित, यू आर मोस्ट राइट। और बताइए। That is more than sufficient. Man, you can write कि what are the various security issues vis-a-vis Nepal. Fine, आप लिख सकते हैं आराम से। What can be the economic challenges plus issues with Nepal? आर्थिक रूप पे क्या क्या issues हो सकते हैं बबलू? क्या क्या हो सकता है? एक तो आपने ये देख लिया कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स, फर्जी नोट्स यदि आप देखते हैं तो उसके आपके इकोनॉमी के ऊपर डेंट मिलता है। फाइन, चलिए, और क्या हो सकता है? अमित, इंडियन इकोनॉमी कैसे डाउनफॉल होगा बताइए आप। Yes, it is one of the reason that flood, but it is not directly. We will see into the hydroelectric powers में there will be flood and it affects the Indian economy badly.
at least the economy of the UP, part of the UP and large part of the Bihar, that we call Kosi belt. Fine. So Kosi is known as the Soro of the Bihar, that we will discuss. Fine. So economy को ऐसे क्या होता है कि देखिए what they accuse of India कि इंडिया का जो इकोनॉमिक डिसबैलेंस है विद द नेपाल इट इज इन द 1:10 रेशियो. फाइन. क्या है? यानी कि इंडिया यदि 10 रुपये वहां पे भेजती है तो नेपाल सिर्फ 1 रुपया इंडिया भेज सकती है. फाइन. और यदि इंडिया 10 रुपये का बिजनेस यदि नेपाल में करती है तो नेपाल इंडिया में बस 1 रुपये का बिजनेस करती है. तो इसके कारण नेपाल एक्यूज करती है इंडिया को कि ही इज अ बिग ब्रदर हु इज एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी ऑफ द नेपाल एट द कॉस्ट ऑफ द नेपाल. ये उनका कहना है. सो उसके कारण क्या करते हैं कि नेपाली लोग उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करते हैं. तो इसलिए वो कहते हैं कि नेपाल को इंडिया से इक्वल टर्म्स से रिलेशन रखने चाहिए. रीजन क्या है कि इंडिया इक्वल टर्म्स में नहीं, 10 गुना ज्यादा पावरफुल है इंडिया इकोनॉमी के प्रकार. और मोस्ट ऑफ द थिंग वी सेंड टू द नेपाल इंक्लूडिंग फ्यूल्स एंड ऑल दैट विल सी कि हाउ इट इज द लैंडलॉक कंट्री एंड नेपाल एक्यूज इंडिया इज हैविंग द नेपाल इज नॉट लैंडलॉक कंट्री बट द इंडिया लॉक्ड कंट्री. फाइन. सो क्या बोलते हैं नेपाली इंडिया को? सो बेसिकली दे आर लैंड लॉक्ड कंट्री. क्या है? फाइन. बट वो क्या कहते हैं? दे आर बेसिकली व्हाट? इंडिया लॉक्ड कंट्री बिकॉज ऑफ देयर geographical condition that is very of disadvantage of the Nepal. Fine. So अमित आपने क्या क्या मनी मार्केट में मनी बहुत गिर जाएगा. यस इट कैन बी. मनी मार्केट में मनी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू गिर जाएगी. फाइन. सो और इलीगल ट्रेड भी काफी होता है. इलीगल ट्रेड होते हैं. फाइन. इलीगल ट्रेड में क्या क्या हो सकता है? गोल्ड का होता है. वेरी गुड. आपने एक सुनी है वो बिकनी किलर का नाम सुना है? चार्ल्स सोवराज. नहीं सुना है? बहुत अच्छी है. क्या? पावलो एस्कोबार. तो आप वहां के थे. आप एक बार चार्ल्स सोबराज के बारे में पढ़िएगा. वो ही इज फ्रॉम दैट एरिया. फाइन. नार्कोस वाला. इंडिया का नार्कोस ये था. अल्टीमेट पर्सन. फाइन. चार्मर था. एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है. मुझे लगता है नेटफ्लिक्स पे होगी. फाइन. सो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली बट आई हैव सीन इट. वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री. यू शुड बी वॉचिंग दैट चार्ल्स सोबराज का स्टोरी. सो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाउ दे कैन अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी बैडली because they are involved into the various illegal work that somehow dent Indian economy. So और इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं से डेंट होती है. अच्छा, चाइना के जो लोग हैं, जो नेपाल में जो लोग कुछ हैं उसमें दो फ्रैक्शन है. एक कुछ प्रो इंडिया है, कुछ प्रो चाइना है. फाइन. क्योंकि डिवाइडेड सोसाइटी है. वो विल सी बाद में कि कैसे डिवाइडेड हो गई है. तो जो प्रो इंडिया लॉबी है वो तो कहती है कि ठीक है ये आप दिखा रहे हैं 1 से 10 का रेशियो है, बट ये आप कभी नहीं दिखाते कि आपका इकोनॉमिक रिलेशन चाइना से क्या है. सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडिया नेपाल और चाइना का जो रिलेशन रेशियो है इकोनॉमिक रिलेशन इट इज 1:44. फाइन. इंडिया का कितना है? 1:10. बट न्यूज़पेपर भी वही दिखाते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स को दिखाते हैं, देखने को बोलते हैं. प्लस नरेटिव भी सेट कर दिया चाइना ने. तो ये वाला फैक्ट कभी नहीं आता. ये वाला फैक्ट नहीं आएगा और ये वाला फैक्ट आएगा जो बहुत ही कम है. तो क्या होगा? एंटी इंडिया सेंटीमेंट क्रिएट होगी. तो लोग इंडिया से बिजनेस करना बंद कर देंगे. इंडिया से बिजनेस बंद करेंगे तो रेशियो 110 वाला वो बहुत कम हो जाएगा. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान होगा. बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि वहां के पॉलिटिकल मास्टर्स नहीं चाहते इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन. फाइन. उसको इसके कारण इंडिया की इकोनॉमी को कहीं कहीं नुकसान हो रहा है. फाइन. सो उसके बाद डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ये इकोनॉमी में लार्जली हो गया. दैट इज नॉट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, दैट वी विल सी. फाइन. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक विल सेपरेट सी. एंड थर्ड इज द डायस्पोरा. डायस्पोरा क्या होता है? प्रवासी भारतीय हिंदी में. फाइन. सो क्या है? रोटी बेटी का रिश्ता. फाइन. सो नेपाल में यदि हमारे टाइप के लोगों को कुछ नुकसान होता है तो इंडिया विल बी क्वाइट कंसर्न. फाइन. सो नेपाल में यदि अब क्या है कि रोटी बेटी का रिश्ता है, मीन्स बिहार और यूपी के फ्रिक्वेंटली लोग शादी करते हैं नेपाल के तराई एरिया से, खूब करते हैं शादियाँ. फाइन. सो इनमें आपस में काफ़ी वो भी है, कल्चरल सिमिलरिटीज़ भी हैं. लैंग्वेज का है, फूड कल्चर एक जैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहनावा ओढ़ावा एक जैसा है. तो यदि उस टाइप के लोगों को कुछ होगा, कुछ इश्यूज होंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं कहाँ पड़ेगा? इंडिया के लोगों के ऊपर पड़ेगा. सो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स इससे अफेक्ट हो जाती है. फाइन. सो इसके कारण इंडिया का स्टेक होल्डिंग काफ़ी है नेपाल में. नॉट ओनली दैट,
याद कीजिए 1971 में क्या इश्यूज हुआ था, बांग्लादेश जब क्रिएट हुआ था उससे पहले क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इन्फ्लक्स ऑफ द बांग्लादेशी इनटू इंडिया, ये हुआ था। इसीलिए ना इंडिया ने एक पोजीशन लिया था कि हमारे रिसोर्सेज को ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हम लोग अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहां पे एट्रोसिटीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। द सेम सिचुएशन परसिस्ट इन द नेपाल, बिकॉज वहां पे भी ना एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दैट विल सी बिटवीन द मधेशीज एंड द पहाड़ीज। फाइन, तो इसके कारण क्या है, इंडिया इज क्वाइट अप्रीहेंसिव कि इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लक्स अगेन हो जाएगा नेपलीज का, और वो हो गया तो अगेन 1971 वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जहां पे इंडिया कहीं ना कहीं क्रिपल्ड हो जाएगी। तो ये तीन ऐसे लार्ज एस्पेक्ट हैं दैट यू कैन राइट जब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। फाइन, चलिए, सो ये लार्जली आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, देन वी विल डिस्कस द निटी-ग्रिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एक एक करके। फाइन, चलिए, नेक्स्ट इज आपने जो बोला था कि कितने बॉर्डर्स शेयर करते हैं, तो भूटान का क्या था फॉर्मूला? हाँ, भूटान के साब स्टैंड फॉर, जल्दी से क्विक जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सो भूटान, इसी तरह आपको सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान के साब, यही था ना। एस स्टैंड फॉर सिक्किम, ए फॉर पक्का, बी फॉर वेस्ट, बांग्लादेश इंडिया का पार्ट नहीं है हाँ, वेस्ट बंगाल ना। फाइन, तो वो है ना, आपको करना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो भूटान के साब, और नेपाल का क्या है? नेपाल के सुब्बू किसी का नाम होता है, बहुत लोगों का सुब्बू नाम होता है। फाइन, सो नेपाल के सुब्बू लक्ष्मी, डी सुब्बा लक्ष्मी, कुछ भी डाल दीजिए। फाइन, सो सुब्बू स्टैंड फॉर, एस फॉर सिक्किम, यू फॉर यूपी, बी फॉर बिहार, अगेन बी फॉर बंगाल, उत्तराखंड भी होगा इसमें, यू फॉर उत्तराखंड, क्योंकि नेपाल में काफी एरियाज है उत्तराखंड का कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, वो उसमें मिस हो गया। हाँ है तो उत्तराखंड भी है। फाइन, सो सुब्बू इट इज देयर। फाइन, तो याद करने के लिए ये कर लीजिएगा, क्योंकि दे कैन आस्क नॉट डायरेक्टली बट दे कैन आस्क कि सिक्किम किस किस कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, दे कैन आस्क इट। फाइन, सो एनी आइडिया? चाइना या तिब्बत, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी ऑप्शन रह सकता है। फाइन, प्रो इंडियन हुआ यूपीएससी में तो वो तिब्बत लिखेगा, और थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ तो वो चाइना लिख देगा। फाइन, और बाकी प्रो चाइना हुआ तब तो चाइना ही लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द फ्यू ट्रिक्स टू रिमेंबर द नेम एज वेल। तो कहीं ना कहीं पहले आता था, अब नहीं आ रहा, बट यू नेवर नो कि ये रिपीट हो जाए फिर से ट्रेंड। पहले पूछते रहते थे बार बार कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर होते हैं। फाइन, हाँ, इसलिए वो रिपीट ट्रेंड करते हैं। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 या 5 हर एक साल आता है, हर एक साल आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन बता रहा है। फाइन, चलिए सो स्टेट तो हमने देख लिया, प्लस डीप P2P कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट हमने देख लिया, दैट इज वी कॉल रोटी बेटी का रिश्ता। फाइन, सो इट इज ओनली फॉर द P2P कनेक्शन, एंड बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये आप लिख लीजिएगा कि सुब्बू नेपाल के साथ हमारा रिलेशन होता है। फाइन, चलिए, सो नेपाल के दैट यू कैन ऑल्सो सी, राजनाथ सिंह ने कहा था, इससे पहले सुषमा स्वराज ने एक्चुअली कहा था इसको, जो मुझे याद है, बाकी अभी राजनाथ सिंह ने काफ़ी रिपीट किया, क्योंकि अभी काला पानी का इश्यूज हो रहा है, तो उसी में उन्होंने कहा था कि हम उनसे साथ रिलेशन खराब नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। फाइन, सो नेपाल के रिलेशन को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, कब हुई थी? 1816 में, 1816 में हुई थी। फाइन, सो 1816 में कौन था इंडिया का होल एंड सोल? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा थे, कौन थे? गुरु गजराज मिश्रा। इसके बीच में एक ट्रीटी हुई थी, क्योंकि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में लड़ाई हो रही थी। फाइन, बिकॉज उनको एक बफर स्टेट क्रिएट करना था, और नेपाल के लोग काफ़ी अटैक करते थे इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई करते हैं, लड़ाई में वो हार गए, फिर सिक्किम का कुछ पार्ट, दार्जिलिंग का कुछ पार्ट, उत्तराखंड का कुछ पार्ट हमने ले लिया, दैट इज द ट्रीटी ऑफ सुगौली एज वेल। फाइन, और सुगौली के ट्रीटी के कारण ही काला पानी का इशू अभी भी आ रहा है, दैट वी विल सी। काला पानी का इशू प्लस लिपु लेक का इशू, दोनों कहीं ना कहीं ट्रीटी ऑफ सुगौली से ही रिलेटेड है। चलिए, तो ये ट्रीटी याद करने के लिए है। नॉट ओनली दैट, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। फाइन,
For an example, border and the resultant security problems of India, free Indian currency convertibility in Nepal, the presence of Gorkha in Indian army, the millions of the Nepalese living and work in India, and the flow of major rivers from Nepal to India links both the country. Fine. इसीलिए इस लिंकिंग को क्या बोलते थे कि इंडिया एंड नेपाल आर कनेक्टेड बाय व्हाट, अम्बिलिकल कोड. कई बार बोला जाता है इसको कि अम्बिलिकल कोड के द्वारा नेपाल और इंडिया कहीं ना कहीं कनेक्टेड, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर सकते. बहुत सारा रिलेशन है हमारा, रिवर्स हैं, लोग आते जाते हैं, पैसा कन्वर्ट होता है, हम लोग विजिट करते हैं वहाँ पे, हमारे कल्चरल पिलग्रिमेज साइट हैं उनके यहाँ पे हैं, तो इसके कारण हम लोग सेपरेशन हो ही नहीं सकता. सेपरेशन होगा तो बहुत ही आर्टिफिशियल होगा. फाइन. इससे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. और नेहरू ने कहा था, यू कैन कोट दिस वाइल राइटिंग एन आंसर, कि इंडिया सिक्योरिटी विल एंजॉय ओवर नेपाल सॉवरेनिटी. क्या इस वर्ड का मीनिंग है? क्योंकि ये इंडिया और नेपाल के रिलेशन को डिफाइन करती है ये वर्ड. नहीं. कैन समवन एक्सप्लेन इस शब्द का मतलब क्या है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि भारत की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल की सॉवरेनिटी से, संप्रभुता से. सो इसका मतलब क्या हो गया? सो ये बोल कौन है? पहले ये सोचिए, पहले देखिए. सो व्हाट ही इज सेइंग, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ये ना स्पेलिंग सिक्योरिटी की. फाइन. सो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सॉवरेनिटी ऑफ द नेपाल. इनका ये कहना था कि हम इनवर्ड लुकिंग है बेसिकली जब हम बात करते हैं नेपाल की तरफ. सो वो कह रहे हैं कि नेपाल की सॉवरेनिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती, हमारे लिए क्या मैटर करती है? हमारी सिक्योरिटी मैटर करती है. और इस वर्ड का बहुत बड़ा इंप्लीकेशन होता है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं पॉलिसीज में आ जाती है. इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बिग ब्रदर सिंड्रोम. फाइन. इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग ब्रदर सिंड्रोम जो हमने देख लिया था. क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पहले हम देखेंगे कि हमारी सिक्योरिटी, हमारा घर सुरक्षित है कि नहीं है, फिर आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो भी एक ऐसा कंट्री जहाँ के लोग काफ़ी फियर्सली इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, काफ़ी क्या कहते हैं, उनका एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो लोग कभी भी इस चीज़ को, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. फाइन. सो नेहरू जी ने जो कहा था, कहीं ना कहीं उसका एक असर इसके ऊपर पड़ा है, हमारे पॉलिसीज़ के ऊपर पड़ा है, क्योंकि वो हमारे पॉलिसीज़ के शुरुआती दिन थे, और शुरुआत में जैसी पॉलिसीज़ बन जाती हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते रहती हैं. फाइन. सो यू कैन कोट ऑल दिस थिंग वाइल राइटिंग एन आंसर, कि नेहरू जी ने कहा था कि भारत की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व या तवज्जो देनी चाहिए बनस्पत की नेपाल के सॉवरेनिटी और संप्रभुता के. फाइन. सो ये कह सकते हैं. ऑल्सो जैसे हमने देखा कि जैसे अब आप लोगों ने, तो बहुत लोगों ने अटेंड नहीं किया था, आप पहला जो डेमो क्लास था अबाउट द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का रिलेशन. फाइन. सो मैंने कहा था कि पाकिस्तान कंसिडर अफगानिस्तान एज देयर स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड. फाइन. सो वर्ड क्या है? स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है. फाइन. सो पाकिस्तान किसको कंसीडर करता है? अफगानिस्तान को. फाइन. पाकिस्तान कंसीडर करता है अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड. इसका मतलब कोई समझा सकता है मुझे? वो तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई, डेप्थ हो गई. ये कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है. जहां पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, घर में होती है ना पोर्टिको, यहाँ पे अपनी गाड़ी, यहाँ पे आप फुर्सत के टाइम में वहाँ पे आप चेयर लगा के, ठंड के दिन अभी हो तो धूप भी खा सकते हैं, गुनगुनी धूप, और गर्मी के दिन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे शाम के टाइम में पंखा लगा के बैठ भी सकते हैं. इट सिंपली मीन्स कि ये आपकी लग्जरी हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ द अफगानिस्तान ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ द अफगानिस्तान ऑन द पाकिस्तान. बिकॉज अफगानिस्तान का भी कंडीशन क्या है? इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री. क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है. फाइन. लैंड लॉक्ड कंट्री की सबसे ज्यादा डिमेरिट ये होती है कि इसकी डिपेंडेंसी होती है दूसरे कंट्रीज के लिए, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं कर पाती, चारों तरफ से घिरी हुई है. और अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है और नेपाल भी. सो जो पाकिस्तान के सपने हैं अफगानिस्तान में, वही सपने इंडिया के कहाँ हैं? नेपाल में है. सो इंडिया कहती है कि नेपाल इज आवर स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड. कहती है हमारा पोर्टिको है, मेरी मर्जी. नेपाल में कुछ भी होगा तो इंडिया की मर्जी के बिना नहीं होगा. जो कहते हैं ना, पत्ता भी
इंडिया के मर्जी के बिना नहीं हिलेगा, क्योंकि इंडिया ऐसा सोचती है कि हमारा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है. सो डू यू थिंक इट्स इज अ गुड पॉलिसी? नहीं है ना सर, जो एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, ठीक है, समझ गया. स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड, तो डू यू थिंक इट इज ए गुड पॉलिसी? नहीं है ना, फाइन. तो उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा. दैट रिएक्शन विल सी इनटू द इंडियाज फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द नेपाल, क्योंकि कैसे लोगों ने प्लस चाइना ने कैसे इन चीजों को कहीं ना कहीं मोल्ड किया है इंडिया के अगेंस्ट सेंटिमेंट बनाने के लिए. फाइन. सो अब क्या होता है कि देखिए एक बहुत अच्छा कनेक्शन है और एक बहुत अच्छा पैरेलल भी यहाँ पे. इट विल नॉट कम इनटू द एग्जाम, बट अगेन इट विल गिव यू एन आइडिया. अफगानिस्तान में भी चाइना का इंटरेस्ट है ना, नेपाल में भी है. फाइन. चलिए, इंडिया अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंटल वर्क कर रही है और नेपाल में भी डेवलपमेंट वर्क कर रही है. फाइन. सो चाइना ने इंडिया को ऑफर किया था, क्या किया था कि आप मुझे नेपाल में थोड़ा सा कंसेशन दे दो, मैं आपको अफगानिस्तान में थोड़ा सा कंसेशन दे दूंगा. 10 साल पहले की बात है ये. फाइन. उन्होंने कहा था बिकॉज जो चाइना है उसका वन बेल्ट वन पॉलिसी है. उनका कहना है कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तभी मेरा डेवलपमेंट होगा. मैंने कहा था कि हाउ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन रिजल्ट इनटू द 40% इन रिजल्ट. ऐसा ही कुछ था ना, ऐसा ही था ना, कुछ स्टेट्स यही कर रहा था ना. सो अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा हमें सजेशन दिया था. जो देखिए बहुत सारे पैरेलल यू कैन क्रिएट व्हाइल डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, ऑल्दो एग्जाम में नहीं होगा. जैसे नेहरू जी को चाइना ने एक ऑप्शन दिया था कि आप मुझे अक्साई चीन दे दो, फाइन, मैं आपको आपका अरुणाचल प्रदेश आपको छोड़ दूंगा. उन्होंने मना कर दिया बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस. कुछ अंदरूनी बातें थी, कुछ बाहर का भी प्रेशर था, उन्होंने मना कर दिया. सेम गोज इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, जब आपको चाइना ने ऑफर किया अफगानिस्तान के ऊपर कि आप अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करें, मैं आपको वहां पे सपोर्ट करूंगा, आप मैं जो नेपाल में कर रहा हूं उसके ऊपर सपोर्ट करो. इंडिया ने इस टाइम भी मना कर दिया, उस टाइम भी मना कर दिया. इंडिया का यहां कहना था कि वी कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बिकॉज उस टाइम यूएसए थी, तो इंडिया चौड़े में थी. यहां कहना है कि ये तो मेरा स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड ही है, यहां मैं तुम्हें क्यों आने दूं. फाइन. और इंडिया ने यहां पे भी गलती करी, उस टाइम भी गलती करी थी, अफगानिस्तान में भी गलती करी. सो अफगानिस्तान में हम लोग उनको जगह दे देते तो कहीं ना कहीं हमें नेपाल में हमें जगह मिल जाती, जो होने नहीं दिया. दोनों बात पैरेलल ही है, दोनों बात पैरेलल ही है. चाइना कह रही कि मैं आपको वहां पे जगह दे रहा हूं, आप मुझे यहां दे दो. इंडिया, यही हो गया ना, रिजल्ट तो ये होगा ना कि इंडिया को नेपाल में जगह मिल जाएगी, अच्छी खासी जगह मिल जाएगी. और जो इंडिया कहती है कि स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड उनकी सेफ रहेगी, प्लस जो लार्जली पाकिस्तान कहता है उनका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड वो उनका सही रहेगा. लेकिन इंडिया को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इंडिया के कहीं ना कहीं चीज़ें दोनों जगह पे रुकी हुई हैं और इंडिया काफ़ी अफेक्टेड होगी, अफगानिस्तान में भी प्लस नेपाल में भी. फाइन. इसलिए इंडिया ने दोनों जगह मना कर दिया उसको. विल सी इन फ्यूचर कि ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ. कह सकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है. अरुणाचल प्रदेश को कह सकते हैं. ये कब्जा नहीं है, वो हमारा पार्ट है. दोनों वर्ड में डिफरेंट है. हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ. हाँ हाँ, ले नहीं नहीं ले पाए थे तब, वो तो अरुणाचल को उन्होंने ले दिया था. 40 से 60% पार्ट अरुणाचल का तो क्या कहते हैं नेपाल, सॉरी चाइना ने वो 1962 वॉर में ले लिया था अपने हिस्से में, बट उन्होंने छोड़ दिया उस टाइम. उन्होंने छोड़ दिया, आई डोंट नो व्हाई छोड़ दिया, बट उन्होंने छोड़ दिया था. वो बहुत अंदर तक आ गए थे इंडिया में 1962 में. कुछ हैं रीजंस हैं, एग्जैक्टली बहुत सारे प्रेशर्स थे, छोड़ दिया उन्होंने. प्लस उनको कुछ फायदा उस टाइम नहीं लगा था. फाइन. तो उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए LAC बन गया. बट अभी ऑफर जो इन्होंने दिया था, मुझे लगा था इट इज गुड पर से. फाइन. सो हमारे लिए क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे आती है, और अफगानिस्तान तो हमारा वैसे भी इमीडिएट नेबर नहीं है. ऐसे ऑफिशियली है हमारे 106 किलोमीटर मिलते हैं, बट ऐसे तो नहीं है, डी फैक्टो नहीं है, डिजर्ट तो है. फाइन. सो ये वाला ऑफर इंडिया ने डिनाई कर दिया था बिकॉज ऑफ XYZ रीजन दैट विल डिस्कस कि क्यों डिनाई किया था. फाइन. सो दैट इज द पैरेलल. मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है. चलिए ठीक है ना. चलिए यही डिस्कस करना था. दैट आई वाज सपोज टू से कि मैक्रो मैनेज करती है नेपाल में सारे अफेयर्स को. माइक्रो मैनेजिंग ऑफ अफेयर्स मीन्स कि वहाँ पे कौन गवर्नमेंट बनेगी और उस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज होंगी, वो कहीं ना कहीं हम डिसाइड करते हैं. फाइन. हमारा काफ़ी वहाँ पे सेइंग है और स्टेक होल्डिंग भी बहुत तगड़ी है. फाइन. समझ में आ गया. चलिए
नॉट ओनली दैट, एक बहुत अच्छा जो एक फैक्टर है इंडिया और नेपाल के रिलेशन में, इसलिए हमारे रिलेशन बहुत खराब नहीं हो जाते। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा। सो इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, COS जिसको बोलते हैं, वो ऑनररी जनरल होते हैं नेपाल के आर्मी के, फाइन। और नेपाल के आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं वो होते हैं इंडिया के ऑनररी जनरल, फाइन। सो यू कैन सी कौन है अपने, नरावने साहब हैं, जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दे रही है वहां की प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वहां की प्रेसिडेंट, फाइन। क्योंकि वहां पे हमें काफी टाइम से ये एक प्रथा चलती आ रही है कि हमारा जो आर्मी का स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ होगा, वो वहाँ का ऑनरी जनरल, मतलब टॉप मोस्ट के रैंक के बंदा, फाइन। और वहाँ के जो आर्मी के स्टाफ होते हैं हेड, वो इंडिया के होते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन और हमारे P2P कनेक्शन कितने भी खराब हो जाएं, बट सिंस आर्मी का इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, उसके कारण हमारे रिलेशन का कहते हैं ना एक एंकर है, एक बेस बना रहता है वो। क्योंकि वो बेस इतना तगड़ा है, क्योंकि आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन क्या करती है, हमेशा एक कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ के रखती है। पकड़ के रखने से ये हो जाता है कि हमारे रिलेशन कितने भी खराब हो जाएं, तो आर्मी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अभी भी देयर वाज क्वाइट रियोट्रिक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल के जो प्रचंड थे या फिर ओली थे, उनको माना जाता है कि बहुत ही अगेंस्ट इंडिया है। वो बहुत सारा अटर वेनमनस स्टेटमेंट दे रहे थे अगेंस्ट द इंडिया, फाइन। लेकिन नेपाल का जो जनरल था, उसने, इंडिया आया था उस टाइम वो, और उसने क्लियरली कहा कि दीज आर द पॉलिटिकल गिमिक्स, वी डोंट केयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इवन दे डोंट केयर अबाउट द काला पानी एंड ऑल। क्योंकि उनको पता है नेपाल की आर्मी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है। प्लस उनको तो आप खूब इज्जत दे रहे हैं, जनरल बना दे रहे हैं यहाँ, प्लस हमें भी उनको, तो आपस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं आर्मी के। सो दैट इज द बेस्ट थिंग बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल का रिलेशन, की आर्मी के रिलेशन जो इंस्टीट्यूशन है बहुत स्ट्रांग है। और करेंटली देखिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, जब हमारा अमर ज्योति जवान का जो कहा गया कि मर्ज किया गया अमर ज्योति, तो उसमें भी एक सब कंट्रोवर्सी हो गई। ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल। आजकल जो भी हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो जा रहा है, फाइन। ऑल्दो बाद में कर लेंगे क्लास के, मुझे याद दिला देना, तो विल डिस्कस फॉर द 5 मिनट कि ठीक हुआ कि खराब हुआ, फाइन। तो 5 मिनट डिस्कस कर लेंगे। अगेन कहीं ना कहीं हमारी आर्मी के रिलेशन इनके साथ बहुत तगड़े हैं, और इसके कारण हमारा एक कहीं ना कहीं बेस बना रहता है, फाइन। और इसलिए कहता है इंडिया एंड नेपाल आर लॉज इन इट्स अदर इंटेस्टाइन। जैसे एक मूवी थी ना जो आपने बताया था एक बार, रघु, जिसमें था रघु एंड, जिसमें दोनों के हेड कनेक्टेड रहते हैं, 30 मार का। सो वो 30 कार वाला सिचुएशन यहाँ पे भी है कि कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सिमिलर टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, फाइन। जो 30 मार खान का स्ट्रक्चर है वही इंडिया और नेपाल का, फाइन। सो दैट इज ऑन। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई ऑनलाइन है, इनको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ पूछिए। आप उस दिन क्लास में नहीं आए थे ना? आए थे? अच्छा अच्छा, उस दिन आप नहीं आए थे शायद बलूचिस्तान वाले इशू में, तभी आप बोल रहे हैं कि उसने हमने कुलभूषण जाधव का भी डिस्कस किया था। सो आप या तो ऐप पे देख लीजिए या तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए वीडियो। ये अटैक होते रहते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इन लेंथ अबाउट द क्या कहते हैं बलूचिस्तान, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, पर इतना तो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अटैक्स वगैरह जो भी है ना कहीं इंडिया का इनडायरेक्ट सपोर्ट है, कहीं ना कहीं है। ऑल्दो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, प्लस देयर इज़ नो एविडेंस कि इंडिया सपोर्ट करती है, बिकॉज ऑफिशियली वी डोंट सपोर्ट, फाइन। चलिए, सो देर इज़ अ बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी जिसको BRA बोला जाता है, देर इज़ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसको BLA बोला जाता है, देर इज़ अ बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको BSO बोला जाता है, जिसकी करीमा बलोच थी, जिसका मैंने फोटो दिखाया था आपको, याद कीजिए, फाइन। सो शी वॉज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950s। इसका बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड इसका क्या है? सो ट्राई टू रिकॉल द तिब्बत वाला इशू जो मैंने बताया था कि कैसे नेपाल जो एक बुद्धिस्ट कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया था इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो चाइना का वन चाइना पॉलिसी था उसका ये बैकग्राउंड देता है। इसलिए उस टाइम नेपाल ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी किसी इंडिया के साथ, क्योंकि वो काफ़ी डर गए थे चाइना के असर्टिव पॉलिसीज से, फाइन। इसकी निटिग्रिटीज क्या क्या है, लेट अस ट्राई टू पॉन्डर अपॉन। एक बार देख लेते हैं, फिर वी विल डिस्कस जो इसके एक्चुअली चीज़ें हैं उसको देखेंगे, फाइन। सो द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950
forms the bedrock of the special relation that exists between India and Nepal. ये इसका bedrock है. चलिए, ये क्या कहता है? This treaty allow Nepal to overcome the disadvantage of being a landlocked country. Fine. क्योंकि इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनको बहुत सारी एमनेस्टी दे रखी है. हमने ये सारा फैसिलिटीज उनको दे रखा है कि हम लोग जो फ्यूल इंपोर्ट करेंगे वो आपको देंगे, जो फूड आइटम्स होगा वो आपको देंगे, या कोई भी चीज़ जो होगी वो आपको दिया करेंगे. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही हुआ था. फाइन. चलिए, और नेपाल क्लेम्स इज इंडिया लॉ कंट्री, जो मैंने बताया भी आपको, वो कहीं ना कहीं अब ये क्लेम करने लगी, पहले ऐसा कुछ नहीं था. ऑल्सो this treaty granted Nepalese the same economic and educational opportunities as Indian citizen in India and preferential treatment to Indians compared to the other nationalists in Nepal. Fine. So इसमें क्या किया हम लोगों ने कि इक्वल रिलेशन रखा. हमने कहा कि आपके जो नेपालीज सिटीजन है उसको हम इंडियन एज ए, यदि इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपको सब चीज़ मिलेगा वही जो इंडियंस को मिलता है, और आपको सारे पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा बारिंग IAS एंड द IPS एंड द IFS. फाइन. IFS. फाइन. इन 3 पोस्ट के अलावा आप किसी भी A ग्रेड पोस्ट में प्लस B ग्रेड पोस्ट में तो आपको मिल ही जाएगा. कोई भी आ सकता है इंडिया में आके वो पढ़ते हैं. बहुत सारे नेपालीज भी सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में. यू विल सी ईच एंड ईयर 3-4-5 हमेशा नेपालीज सेलेक्ट होते हैं, और इंडिया के लोग भी वहाँ पे जाते हैं, वो भी करते हैं. ऑल्दो अब सिचुएशन बदली है, दैट विल डिस्कस कि कैसे चीज़ें बदल गई, बट इट इज़ द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो उनको इक्वल ट्रीटमेंट बेसिकली दोनों सिटीजन को दोनों जगह पे मिलेगी. फाइन. चलिए, सो कैन यू सी कि ये यूरोपियन यूनियन वाला कुछ सिचुएशन बन रहा है. यूरोपियन यूनियन के लोग कहीं पे भी जाके कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं. फाइन. सो एक जर्मनी का बंदा आके ब्रिटेन में जॉब कर सकता है और ब्रिटेन का बंदा जर्मनी आके आराम से कर सकता था. अब थोड़ा सा सिचुएशन बदला है ब्रेक्जिट के बाद. फाइन. चलिए, इसके अकॉर्डिंग ये भी हुआ था कि द इंडिया नेपाल बॉर्डर शैल बी रिमेन्ड ओपन. फाइन. खुला रहेगा, एंड नेपालीज एंड इंडियन नेशन में मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर विदाउट पासपोर्ट और वीजा एंड में लिव एंड वर्क इन ईदर कंट्री. सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत ही अच्छे हैं. बाकी कुछ इसके एस्पेक्ट ये भी लिखे हुए हैं दैट यू कैन सी इनटू दिस इन्फोग्राफिक्स, और आपको इन्फोग्राफिक्स में दिख जाएगा. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे. ये एस्पेक्ट है कि कैसे फाइन. सो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? फाइन. सो हमने देखा ना कि कैसे इंडिया के मिलिट्री रिलेशन बहुत अच्छे हैं किसके साथ? नेपाल के साथ. इसी में क्या हुआ था, ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं. एक सीक्रेट ट्रीटी भी हुआ था. ये तो ओपन ट्रीटी के वेरियस एस्पेक्ट हैं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स होंगे, कलेक्शंस अच्छे होंगे, हम लोग उनको जॉब देंगे, वो हमें जॉब देंगे. ये तो ऊपर ऊपर की बातें होंगी. जो अंदर की बात है जिसके कारण इशू हुआ है, दैट इज द सीक्रेट ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, जिसको कहा जाता था बेसिकली सीक्रेट लेटर. क्या कहा गया था? सीक्रेट लेटर. फाइन. सो सीक्रेट लेटर और ट्रीटी ऐसे हुआ था कि आपको समझना पड़ेगा कि नेपाल के रूलर्स कौन थे. तो नेपाल के रूलर्स उस टाइम हुआ करते थे राणाज. फाइन. राणा कहते थे, अभी भी राणा का एक काफ़ी है, आप जाइए पहाड़ियों में राणा एक नाम होता है. सो वो वाला नहीं जो वाला उपयोग करता, मुझको राणा जी माफ़ करना, ठीक है ना, वो वाला राणा नहीं, ये नॉर्मल राणा जी हैं जो हिल्स वाले हैं. सो राणाज यूज टू बी द डिफेक्टो रूलर ऑफ नेपाल. और वो जैसे इंडिया में चोग्याल्स मैंने बताया था, या फिर इंडिया में कश्मीर में राजा थे, उस टाइम ही वहाँ पे नेपाल के राजा हुए थे. तो जब ये ट्रीटी हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, एक सीक्रेट ट्रीटी करी थी कि नेपाल की आर्मी को जो वेपन सप्लाई होगा वो इंडिया ही करेगी. फाइन. और इंडिया ने ये कह दिया था कि आपको और कोई कंट्री वेपन सप्लाई नहीं करने देंगे हम लोग. ये इंडिया का कहना था, बिकॉज इंडिया को डर था किस चीज़ का? चाइना का काफ़ी बड़ा डर था. उनको लगता था कि चाइना यदि आ गई तो कहीं ना कहीं, इसलिए उन्होंने सीक्रेट ट्रीटी करवा ली. और आप ये सोचिए कि नेपाल को आर्मी की क्यों जरूरत पड़ी होगी. सो ये लैंडलॉक कंट्री है, इट इज सैंडविच बिटवीन द इंडिया एंड चाइना. सो इतनी छोटी सी कंट्री, इसकी नेपाल की कंट्री की आर्मी का कोई एग्जिस्टेंस होगा क्या, कोई वैल्यू होगी क्या? सो इंडिया कभी भी चाहेगी तो आराम से ओवरटेक कर सकती है, और इवन चाइना चाहे तो किसी दिन कुछ भी कर सकती है. सो व्हाई दिस टिनी कंट्री दैट इज हिली कंट्री, बेसिकली लैंडलॉक कंट्री, इज इन नीड ऑफ द आर्मी. पुलिस काफी है. आर्मी का पर्पस क्या होता है? कौन? पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा? बहुत दूर है. डिफरेंस होता है, बट डिफरेंस किसके अगेंस्ट में? इक्वल है ही नहीं. चींटी और हाथी में कोई रिलेशन है क्या? इंडिया के लिए भी दोनों हाथी हैं उनके सामने.
इट इज सैंडविच्ड, जैसे भूटान का बोला था ना, इट इज एग बिटवीन टू mammoth countries. The same is with the Nepal. So very tiny country. So मैंने कहा ना, रानाज जो थे बेसिकली, फाइन, वो वहाँ के राजा हुआ करते थे. तो राणा को चाइना से डर नहीं था, इंडिया से तो उनकी दोस्ती ही थी. राणा को अपने लोगों से डर था. फाइन, वो अपने लोगों में कोई विद्रोह ना हो जाए उसके लिए उन्होंने ये नेपाल की आर्मी को रेज किया था. पुलिस का, क्योंकि पुलिस कहीं ना कनेक्टेड होती है लोगों से. हाँ, आर्मी एंड पुलिस इज डिफरेंट. आर्मी कनेक्टेड नहीं होती, आर्मी बैरक्स में रहती है, पुलिस आपके साथ रहती है. तो पुलिस का आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसलिए पुलिस को आप ज़्यादा गाली देते हैं कि आपका एक्सपोजर पुलिस के साथ ज़्यादा होता है. इट्स अ वेरी नेचुरल. आप एफआईआर लिखवाते हैं तो दो पार्टीज होती हैं, एक 50-50 कर सकते हैं, तो 50% हमेशा पुलिस से डिससेटिस्फाइड रहेगी, क्योंकि ऐसे लोग फिर क्या करेंगे, फिर गाली भी देंगे पुलिस को या फिर जो भी होगा. तो 50% हमेशा लोग आपका इंटरेक्शन पुलिस से बहुत ज़्यादा है. आर्मी का इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि आर्मी बैरक्स में रहती है. आर्मी को आपने कितने दिनों में देखा होगा, बहुत कम दिखती है. फाइन, नहीं दिखेगी तो पता ही नहीं चलेगा आर्मी में क्या हो रहा है. फाइन, तो उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, तभी तो दंगे होते हैं. 1984 में जब दंगा हुआ था, दिल्ली का दंगा जब हुआ था, तो कैसे शांत हो गया था, एक दिन में शांत हो गया था, क्योंकि आर्मी आ गई थी. आर्मी आती है तो सब कुछ टाइट कर देती है, पुलिस नहीं कर पाती. अभी दिल्ली राइट्स हुए थे हाल फिलहाल में, जब ट्रंप आए थे, तो क्या हुआ था, आर्मी पुलिस कर पाई थी या कुछ नहीं कर पाई थी. कुछ नहीं कर पाती है. तो यही होता, पुलिस के लिमिटेशंस ऐसे नहीं कि वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो पॉलिटिकल मास्टर्स उनके काफ़ी क्लोज होते हैं, प्लस वो लोगों के बीच में रहते हैं, दे कांट डू. सो अभी क्या हुआ, राणाज ने एक आर्मी रेज करी जिसका काम था कि जहां पे भी विद्रोह हो किसके अगेंस्ट में, राणा के अगेंस्ट में, उसको सप्रेस कर सकें. उसके लिए क्या चाहिए, वेपन चाहिए. वेपन में क्या चाहिए, लीथल वेपन चाहिए उनको, नॉर्मल वेपन से काम चलेगा नहीं. सो दैट्स वाई दिस सीक्रेट ट्रीटी वॉज डन बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल. बट इंडिया ने क्लॉज किया था कि आप जो भी वेपनरीज लेंगे सिर्फ इंडिया से लेंगे. तो इंडिया को इससे फायदा है कि आपको पता रहेगा कि आपने कौन से वेपन दिए हैं, किसके पास कौन से वेपन है, प्लस आप कितने अमाउंट में दे रहे हैं. तो इंडिया कभी कुछ चाहे तो आराम से कर सकती है हैंडल चीज़ों को, क्योंकि आपको पता रहेगा कि चलिए आपने 145 AK-47 दिया हुआ है, तो 145 AK-47 के ऊपर आप किस टाइप के वेपन्स का यूज करें कि उसको ओवर पावर कर लें. दैट इज इन योर हैंड्स. फाइन, प्लस उसके अम्यूनेशंस किस टाइप के हैं, क्या क्या है उसमें, सब आप कर सकते हैं, वो इजिली कंट्रोल सकते हैं. बट अभी क्या हुआ, चाइना ने फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि नेपाल का एसर्शन बढ़ने लगा, प्लस उसके एस्पिरेशंस भी बढ़ने लगे, सिचुएशन काफ़ी चेंज होने लगी. 1980s में क्या किया, नेपलीज आर्मी ने ट्रेड ऑफ करना शुरू कर दिया, किसके साथ, चाइना के साथ. फाइन, आर्म्स परचेज जो सीक्रेट ट्रीटी हुई थी उसको, क्योंकि सीक्रेट थी, ओपन डोमेन में था नहीं, तो सीक्रेट ऐसी चीज तो उसको वायलेट करना भी बहुत ईजी होता है. फाइन, सो अब नेपलीज आर्मी ने क्या, इसको वायलेट कर दिया और क्या करना शुरू कर दिया, चाइना से वेपन्स खरीदने शुरू कर दिए. यदि वो चाइना से वेपन खरीदना शुरू कर देगी तो इंडिया वाले इसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया को अब डर हो जाएगा, क्योंकि चाइना वेपन के नाम पे क्या दे रहा है इंडिया को भी नहीं पता, और कौन सा वेपन दे रहा है, उसका क्या यूज होगा. और इंडिया को अल्टीमेट यूज पता था कि राणाज यूज करेंगे इसके अगेंस्ट में, अपने लोगों के अगेंस्ट में करेंगे. अपने लोग के अगेंस्ट यूज करेंगे तो कौन होंगे, या तो पहाड़ी होंगे तो मधेशी होंगे. फाइन, और पहाड़ी नहीं होंगे क्योंकि राणाज आर बेसिकली पहाड़ी, तो वो जनरली यूज करते थे किसके अगेंस्ट में, मधेशीज के अगेंस्ट में. और मधेशीज कौन है, जो इनका इंडिया के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है. फाइन, यदि प्रो इंडियंस के साथ होगा तो इंडिया कहीं ना कहीं क्या होगी, परेशान हो जाएगी. तो इंडिया ने के रिलेशंस वहां से स्लाइडिंग होनी शुरू हो जाते हैं, बिकॉज कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन सब चीजों के ऊपर वायलेट किया था रिलेशंस. फाइन, अभी क्या होता है कि बाद में क्या होता है कि चाइना का असर्शन काफी बढ़ जाता है नेपाल में. चाइना प्रो एंटी इंडिया एक्चुअली सेंटिमेंट क्रिएट करना शुरू कर देती है, और वहाँ पे जैसे भूटान में वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं अपना एम्बेसी खोले, एम्बेसी खोल के वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करने का, वो उन्होंने नेपाल में बहुत अच्छे से कर दिया. तो वहाँ पे एक फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको पसंद नहीं है इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी. वो कहते हैं कि हम एक सॉवरिन कंट्री हैं और हमें क्यों इस टाइप की ट्रीटी के अंदर बांधा गया है कि हमें वेपन्स लेना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे लेना. फाइन, तो उन्होंने कहा कि कैंसिल दिस ट्रीटी. सो इंडिया के लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दो, मुझे कोई लोड नहीं है. सो इंडियंस ने क्या कहा कि कैंसिल कर दो, लेकिन कैंसिल करोगे तो मुझे इन्फॉर्म करो पहले. ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने हिसाब से कैंसिल कर दो, यू नीड टू हैव टू इन्फॉर्म मी, और ऑफिशियल चैनल से भी करना होगा. ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल लीडर्स बोलेंगे कैंसिल कर दो, आर्मी बोले नहीं नहीं भैया कैंसिल मत करना, दिक्कत हो जाएगी हमें. फाइन, क्योंकि अभी भी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बहुत सारी है. सो इंडिया ने कहा कि तुम कैंसिल कर दो, लेकिन मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन चाहिए, वो नेपाल दे नहीं रही है, इसलिए ये ट्रीटी कैंसिल नहीं हो पा रही है. बेसिकली इंडिया इज ओपन फॉर द डिस्कशन, बिकॉज इवन कि नेपाल के लोग कहते हैं कि इंडिया शुड रिफ्लेक्ट अपॉन द न्यू रियलिटीज, क्योंकि जो 1950s का नेपाल था वो काफ़ी बदल गया है.
और सिचुएशन भी काफ़ी बदल गई है अब। सो इसलिए नेपाल कर रही है, तो इंडिया करी कोई बात नहीं, हम करने के लिए तैयार हैं, बट तुम मुझे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट तो दो कि मुझे करनी है चेंज। वो नेपाल वाले कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन आपने कर दिया कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। फाइन, चलिए। सो अभी रोटी बेटी का तो रिश्ता है, दिक्कत क्या है रोटी बेटी के रिश्ते में कि हमने हमेशा प्रेफरेंस दिया है नेपालीज को, नेपाल के लोगों ने हमारे लोगों को कभी प्रेफरेंस नहीं दिया। इट सिंपली मीन्स कि आपने देखा होगा, मेरा एक कुक हुआ करता था, आई यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़ बैक इन 2019 जस्ट बिफोर द पेंडेमिक। सो वहाँ पे मेरा जो कुक हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी नेपालीज, और हम लोग फ्रीक्वेंटली उनको देते हैं। नेपाल में यू गो टू द चंडीगढ़, यू विल सी फ्रीक्वेंट नेपालीज, या फिर आप मोमो शॉप पे जाइए, यू विल सी लॉट ऑफ द चौकीदास एंड ऑल आर नेपालीज, जो हाइट के लोग होते हैं, जो अपने पहाड़ी लोग होते हैं। फाइन, वी सी फ्रीक्वेंटली, बट यू विल नेवर सी इंडियंस इनटू द ज़्यादा जॉब वॉब में इन नेपाल। फाइन, क्योंकि नेपाल, इंडिया ने तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया, नेपालीज ने नहीं दिया उनको। ऑन द पेपर इट इज देयर, बट ऑन द प्रैक्टिस इट इज नॉट देयर। वो कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट के कारण कहीं ना कहीं इंडियंस को जगह नहीं दे पा रहे हैं, और इसके कारण उसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं किसके साथ, इंडिया के नेपाल के साथ रिलेशंस के ऊपर पड़ता है। और फाइनली क्या होता है कि 1952 में एक इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी शुरू हो जाती है नेपाल में, और इसका कारण क्या होता है कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं नेपाल के साथ। दीज आर द फैक्ट, याद करने के लिए जरूरी है, अदरवाइज यू नो द कि ऑनररी जनरल का रैंक मिला रहता है। फाइन, चलिए। ये हमने लार्जली डिस्कस कर लिया है, दीज आर द थिंग्स जो इसकी इश्यूज हैं। एंड यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन बॉर्डर। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ओपन बॉर्डर। इट विल गिव यू एन आइडिया कि ओपन बॉर्डर मीन्स कुछ नहीं होता, एक बस बॉर्डर होता है जहाँ से डिमार्केशन हो जाती है, ये इंडिया की बाउंड्री है और ये उसकी बाउंड्री है, और लोग फ्रिक्वेंटली इधर से जाते हैं, आते हैं, इधर से उधर जाते हैं। फाइन, फ्रिक्वेंटली जाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन बॉर्डर। फाइन, चलिए। Now, which is very important, that is the military relation, और military relation में बहुत ही important है the Gurkhas. Fine, so Gurkha, can you read this infographics? So infographics में क्या कह रही है? Fine, so चाइना ये स्टडी करना चाहती थी कि क्यों गोरखास प्रिफर किए जाते हैं इंडिया में, और क्या इसका इम्प्लीकेशन है, लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है, और कहीं ना कहीं इसके क्या क्या असर हो सकता है इंडिया का नेपाल के साथ और चाइना के साथ के रिलेशन। फाइन, सो कैन यू सी हाउ मेनी नेपालीज आर देयर इन इंडियन आर्मी? 28,000। हर एक साल कहीं ना कहीं 2,000 नेपालीज यूथ इंडिया में आके गुरखा रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं। फाइन, नॉट ओनली ज्वाइन करते हैं, बट दे आर नोन एज द वन ऑफ द फियर्स फाइटर ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट इन्फोग्राफिक्स आपको ये शो कर देगा कि ये कौन है, सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल। फाइन, तो इन्होंने क्या कहा था, इफ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज ए लायर और ही इज ए गुरखा। फाइन, सो गुरखा, हाँ, अफ्रेड ऑफ डाइंग। फाइन, सो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि गुरखाज आर द फियर्स फाइटर, दे आर वर्ल्ड नोन फॉर देयर लॉयल्टी फर्स्ट, प्लस देयर फाइटिंग स्किल्स सेकेंड। फाइन, सो कर्नल ललित राय का नाम याद कीजिए, करगिल के टाइम में he became the legendary because he was leading the Gurkha regiment. Not only that, Sam Manekshaw was also from the Gurkha regiment as well. Fine, सब इनको सैम बहादुर कहते हैं लोग। बहादुर क्यों? क्योंकि याद कीजिए नेपालीज को लोगों को भी लोगों को क्या कहते हैं, बहादुर कहते हैं। इनके वर्ड में ही बहादुर रख दिया जाता है। तो क्या देखते हैं ना आप, जो आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी कार वगैरह वॉश करते हैं ना, दे आर नोन एज द बहादुर ओनली, या फिर गार्ड्स जो हैं बहादुर ओनली। सो नॉट बिकॉज देयर का नाम बहादुर होता है, बिकॉज बहादुर मीन्स ब्रेव। फाइन, इसलिए उनको कहा जाता है। सो दैट इज द लिगेसी ऑफ द गुरखा इन द इंडिया एंड हाउ दे फाइट। नॉट ओनली इन इंडिया, दे ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ब्रिटिश आर्मी। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनकी कैपेबिलिटीज को जान लिया था, ये उनको रिक्रूट करते हैं, अभी भी रिक्रूट करते हैं। नेपालीज आर बीइंग रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी। फाइन, और उन्होंने उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। नॉट ओनली दैट, अभी अफगानिस्तान में भी उनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। दैट इज द एक्चुअली क्लाउट ऑफ द गुरखाज इन द मिलिट्री, और उनकी एक इज्जत है। फाइन, जैसे अभी सिख रेजिमेंट एंड ऑल की इज्जत है ना, तो उनकी इज्जत है। चलिए इस पे आते हैं कि इसमें क्या इश्यूज हुए थे। फाइन, सो हमने क्या किया था, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक टैग होता है जो इकोनॉमी में दी जाती है, उस टाइप की मिलिट्रीज में हम लोगों ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया था नेपाल को। नेपाल को तो हमने टैग दिया, इट मीन्स कि नेपालीज कैन बी रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी, बट
अपोजिशन इज नॉट देयर, मीन्स देयर इज नो रेसिप्रोकेशन फ्रॉम द नेपाल। इंडिया के लोग नेपाल की आर्मी में नहीं रिक्रूट होते हैं, फाइन। और इसके कारण क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा रिलेशन में इशू आया है। इशू ये आया है कि ओली, जैसे मैंने कहा था, ओली दैट इज मोर रियोट्रिकल अबाउट इंडिया, एंटी इंडिया है वो जनरली माना जाता है। अभी इतने सारे लोग यदि इंडियन आर्मी में आएंगे तो कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल बेस भी होगा, क्योंकि आप जॉब क्रिएट करा रहे हैं। सो डू यू थिंक दे विल बी सपोर्टिंग नेपाल और दे विल बी सपोर्टिंग इंडिया? उनको कौन जॉब दे रहा है? इंडिया दे रही, तो दे आर मोर प्रो इंडिया, फाइन, दे आर मोर प्रो इंडिया। सो इसके कारण ओली या इस टाइप की जो गवर्नमेंट हैं जो प्रो चाइना है, उनको काफ़ी दिक्कत है। उनका कहना है कि यदि इंडिया इतने लेवल का जॉब क्रिएशन दे रही तो अल्टीमेटली इनकी जो लॉयल्टी है वो इंडियंस के लिए है, और गुरखाज नोन फॉर देयर लॉयल्टी, दैट्स वाई इनको कहते हैं कि ये बहादुर होते हैं, लॉयल्टीज इनकी काफ़ी फियर्स होती है। सो वहाँ के लीडर का ये कहना है कि वी विल ग्रेजुअली रिड्यूस रिक्रूटमेंट ऑफ द गुरखाज इन इंडियन आर्मी, वो उनका कहना है। सो डू यू थिंक इट्स अ गुड पॉलिसी फॉर द नेपाल? क्योंकि नेपाल की एक्चुअली, आई एम सॉरी टू से, बट उनकी औकात नहीं है ये। आप ठीक है, आप गुरखास का रिक्रूटमेंट कम कर सकते हैं, आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप रिक्रूट मत होइए नेपालीज आर्मी, इंडियन आर्मी में, सो क्वाइट फाइन। बट क्या आप उसको अल्टरनेटिव जॉब एवेन्यूज दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे? जो यहाँ पे एक इज्जत की जिंदगी जीते हैं ना, एटलीस्ट आर्मी में इज्जत की जिंदगी है, पेंशन अच्छा है, फाइन, और लिविंग कंडीशंस भी ऑलमोस्ट अच्छे हैं, आपको इज्जत भी बहुत मिलती है। सो ऐसे लोग, जो 2000 लोग हर एक साल जो रिक्रूटमेंट होने के लिए आते हैं, उनकी यदि आप जो कुछ जॉब को कट करते हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव क्या है, ये आपको देना चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग गुरखाज को नहीं आने देंगे इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में वाले बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग रिक्रूट नहीं करेंगे, बट वी विल रिक्रूट द गुरखाज, गुरखाज आर फाउंड इन इंडिया एज वेल। तो वो कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, तुम रखो, तुम जो रिट्रीट करो, हम लोग ग्रेजुअली इंडियंस गुरखा को बढ़ा देंगे, नेपालीज गुरखा को नहीं लेंगे, हमारा क्या दिक्कत है, हमारा रेजिमेंट अभी स्टिल देयर, फाइन, और हमारे लोग अभी भी आ जाएंगे, गुरखा तो वही होते हैं, वहाँ के हों कि यहाँ के हों। सो इंडिया के पास ऑप्शन है, बट नेपाल के पास ऑप्शन नहीं है। एंड नेपाल शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आप यदि इस टाइप का रिट्रीट करते हैं तो आपका जो बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन है, आर्मी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब कहते हैं एवेन्यू देती है पूरे एटलीस्ट गांव के लोगों को। ऑल्दो आर्मी वाले कहते हैं इट्स नॉट फॉर द जॉब्स, बट अल्टीमेटली ये जॉब के लिए ही है, फाइन। सो ऐसे लोग जो लो स्किल्ड हैं, जो अच्छे फिजिकली बिल्ट हैं, मेंटल स्ट्रांग हैं, वो लोग क्या करेंगे? यदि आप उनको जॉब नहीं देंगे वो माओस्ट बन जाएंगे, वो इंसर्जेंसी करने लगेंगे, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं कुछ ना चाहिए। सो नेपाल शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आप यदि रिक्रूटमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइना कम करते हैं तो उसका असर आपके इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण आपके इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी पड़ जाएगा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इसका उसके ऊपर पड़ता है, फाइन। चलिए चलिए अभी तो ये सारे अप्रिहेशन हो गए इंडिया के। नेपाल के भी कुछ अप्रिहेंशन हैं, फाइन। हम जो कहते हैं कि ओपन बॉर्डर, हमने देखा कि वो तीनों चीज़ें, तो नेपाल भी कहती है कि ओपन बॉर्डर का आप लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया है। मिसयूज़ ऐसे किया है कि आप भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो कैरी करते हैं वो हमें डेंट करती है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को डेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मधेसीज जो हैं, जिसके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, यदि उनके रिलेशन ख़राब होते हैं पहाड़ीज के साथ, आप कहीं ना कहीं मधेसीज को पैसा देते हैं, पावर देते हैं, प्रिविलेज देते हैं, वो मधेशी हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ काम करते हैं, फाइन। और काम करने के क्या इशू क्या होता है उसका, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ के ऊपर उसका असर पड़ता है, और ये कम होना चाहिए, ये उनका अग्रीमेंट है, उनका मानना है। प्लस वो बार बार करें कि आप हमारे फ्रेंडशिप सिटी को रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। फाइनली मोदी जी गए भी थे, अपना 2014-15 में गए थे, याद कीजिए, वो काठमांडू गए थे, उनका फोटो बड़ा फेमस है, वो चंदन टीका वाला। सो जब वहाँ गए थे उन्होंने कहा था कि हम लोग रिवाइज भी करेंगे, वी आर ओपन टू रिवीजन। बट उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने कभी फॉर्मल वो नहीं दिया, रिक्वेस्ट नहीं किया, इसके कारण ये सारा रिवीजन नहीं हो पाया, फाइन। चलिए, सो ये आपको एक बैकग्राउंड मिल गया कि क्या क्या अभी के कंटेम्प्रेरी इशूज हैं, फाइन। चलिए, Now just a quick recap on the significance of Nepal for the India. क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? So it can be strategic, it is important for India's internal security, socio-economic development, कैसे? शादी, और क्या? दहेज दहेज का क्या है? हाँ, तो दहेज में ये सब मत लिखना, नंबर नहीं आएगा, काट लेंगे उल्टा दहेज। सो नेपाल में से आपने वो बोला था फ्लडिंग, फाइन। सो फ्लडिंग
कहीं ना कहीं अफेक्ट द सोशियो रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, फाइन। उसके कारण हमारे ह्यूमन लाइफ काफ़ी अफेक्टेड होता है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट से बाय उनका सिग्नल। सो टू काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वो आपको पता चल गया होगा, आर्म्स वगैरह का इलीगल ट्रेडिंग होता है। ऑल्सो नियरली 30 लाख नेपालीज, 30 लाख नेपाली इंडिया में एम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे बहादुर चौकीदार एंड ऑल हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। हाँ मतलब जो भी फूड फूड तो वही बनाते हैं, लाइक मोमोज एंड ऑल आर वेरी फेमस। और एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार सोल्जर्स भी हैं जो हमने देखा, 40-2000 तो हर एक साल हो रहे हैं, फाइन। सो कहीं ना कहीं उसका रेशियो हो जाता है। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेपाल। क्यों है? फ्लडिंग के कारण क्या होता है? फ्लडिंग क्यों होती है? बारिश की वजह से फ्लडिंग होगी। सो ज्योग्राफी का एक कंसेप्ट है, फ्लडिंग क्यों आती है। बिकॉज देखिए ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि क्यों आती है फ्लडिंग, क्यों आती है। बारिश तो सब जगह आती है, बात फ्लड ऐसे नहीं आती, फ्लड का कुछ रीज़न होता है। बाढ़। सो कोसी, आप बिहार से ना, आप कोसी में क्यों आती है फ्रिक्वेंट फ्लडिंग? वो तो एक रीज़न है। क्यों कोसी का कुछ फैक्टर है क्या जो कोई ऑनलाइन है? मैं एक्चुअली वो सुनना चाहूँ। एग्जैक्टली, देखिए सेडिमेंट्स के आते हैं, उससे क्या होता है। तो फ्लडिंग क्यों आती है, बेसिक रीज़न यही है। जनरली गंगा में फ्लडिंग नहीं आएगी, देखिएगा गंगा में फ्लडिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? कोई ऑनलाइन है, कोई बता सकता है कि फ्लडिंग क्यों आती है? सो ये कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं रिवर बेल्ट बोलते हैं मोस्ट प्रोबली, या फिर कैचमेंट एरियाज बोलते हैं, फाइन। कोई ज़्यादा डीप होगी, एग्जैक्टली मैं वर्ड भूल गया हूँ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, फाइन। ट्रेंच, इट इज़ नॉट ट्रेंच, इट इज़ एक्चुअली कैच, इट इज़ द कैचमेंट एरिया। छोड़ दीजिए टेक्निकल वर्ड, अभी छोड़ते हैं, याद आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। दिस इज बेसिकली गंगा। क्या है इसका? डीप है, ये डीप है तो पानी कितना भी आएगा तो कहीं ना कहीं कंटेन हो जाएगा, फाइन। और ये इसका क्या है? दैट इज द गंगा का लेवल है, फाइन। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है किसी भी रिवर का, ऐसा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है, ऐसा बन जाता है, फाइन। दिस इज द गंगा। तो इसका क्या है, ज़्यादा पेटी बोलते हैं हिंदी में इसको, पेटी बहुत बड़ी है इसकी, फाइन। एट द सेम टाइम जो कोसी है, इट इज, इसका जो पेटी है, इट्स क्वाइट शैलो। क्या है? क्वाइट शैलो, फाइन। शैलो होगी तो उससे क्या रिजल्ट होगा? थोड़ी सी बारिश, जो आपने बोला, बारिश इज सम फैक्टर। गंगा में भी बारिश होती है, कोसी में भी बारिश होती है। बारिश यदि गंगा में होगी तो नहीं होगा फ्लडिंग, क्योंकि उसका क्या है, दैट डीप है, काफ़ी डेप्थ ज़्यादा है, फाइन। इसका एक वर्ड होता है, मैं भूल गया हूँ। बट एट द सेम टाइम कोसी का काफ़ी क्या है, शैलो है। शैलो होने के कारण क्या, वो थोड़ी सी भी बारिश होगी तो कहीं ना कहीं फ्लडिंग आ जाएगी, क्योंकि कंटेन करने का लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लिमिटेड कैपेसिटीज होगी तो उसका असर ये होता है कि फ्लडिंग फैक्टर। नॉट ओनली दैट, दूसरा रीज़न ये है कोसी का कि ये नई रिवर है। रिवर क्या है? नई है। नई रिवर में क्या होता है, ये कोर्स चेंज फ्रिक्वेंटली करती है। कोर्स चेंज फ्रिक्वेंटली करेगी तो उसका भी असर क्या पड़ेगा? फ्लडिंग पे पड़ेगा, क्योंकि कल को आप पुल बनाएंगे एक्स जगह पे, बट वो कोर्स चेंज करके वाई जगह पे आ गई तो वाई जगह पे बाढ़ आ जाएगा और एक्स जगह पे कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज द एक्चुअली नेचर ऑफ द रिवर दैट इज कॉजिंग इम्पैक्ट। अब बारिश थोड़ी सी भी नेपाल में होगी, बिकॉज इट्स क्वाइट शैलो, तो क्या होगा? फ्लडिंग हो जाएगा। उसका आफ्टर इफेक्ट होगा, यदि वो खोल देंगे वहाँ का डैम, तो सारा का सारा फ्लड कहाँ आ जाएगा? इंडिया में आ जाएगा, फाइन। सो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक लॉस। उसके अलावा क्या हो सकता है? First is the socio-economic loss of the flooding that we have seen कि there's a loss of life, there's a loss of livelihood. और क्या हो सकता है? Can you discuss या can you think upon what can be the negative consequences of the flooding? So it is the loss of the livelihood actually. So loss of livelihood, agriculture loss is a loss. और कुछ होता है, ये रिलेशन खराब होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। दैट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द इमीडिएट लॉस।
कैन यू से इट कैन डैमेज आवर इन्वायरमेंटल, कैसे? सॉइल इरोजन, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा केस स्टडी है कि बासमती राइस का बेल्ट हुआ करता था, ठीक है ना, नॉर्दर्न बिहार के एरिया में जहाँ कोसी है, क्योंकि अब क्या हुआ वहाँ पे फ्लडिंग के कारण बालू बहुत आ गया, तो बासमती राइस का वहाँ पे नहीं होता, अब वहाँ पे क्या ककड़ी खीरा होता है, दैट इज लो कॉस्ट का, फाइन, ये काफ़ी कॉस्ट का होता है, कैश क्रॉप टाइप का हो जाता है, फाइन, तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन। और क्या इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है? So it's yes, it is not that tangible, it can be there, but generally पेड़ वेड़ नहीं होते फ्लडिंग के कारण, पेड़ वेड़ बहुत कम, जो पुराने होते हैं वही होते हैं, सो इसलिए तो कहा था पेड़ लगाने के लिए, फ्लडिंग को रोकती है वो। सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कुछ मिस कर रहे हैं जो मैं सुनना चाहता, बेसिकली इट हार्म्स और इट इरोड्स, एग्जैक्टली, राइनो पॉपुलेशन, जो क्या है, वन ऑफ द इंडेंजर्ड है आई गेस, फाइन। सो फ्रिक्वेंट फ्लडिंग के कारण बिकॉज ऑफ द नेपाल, हमारे जो क्या कहते हैं राइनो का पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट, नॉट ओनली राइनो, अदर पॉपुलेशन को भी वो कहीं ना कहीं, जो जानवर के पॉपुलेशन को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, और इट इज़ द वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द फ्लडिंग। एंड इसके कारण क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज काफ़ी होता है, क्योंकि यदि कीस्टोन स्पीसीज इसको बोलते हैं, यदि उसका लॉस हो जाएगा तो उसका असर पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा। कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है? इरोजन ऑफ द सॉइल, यस, इट इज ऑल्सो ए फैक्टर। कीस्टोन स्पीसीज, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, बट कहीं ना आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी पड़ता है। कीस्टोन सो ये वाइल्ड स्टोन नहीं है, ये कीस्टोन है। अच्छा, वाइल्ड स्टोन मुझे सुनाई पड़ गया। सो व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज? हाँ, सो आई एम सेइंग, हाँ देख के तो बता ही दोगे देख के नहीं बताना। सो इट इज एक्चुअली यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ, इसलिए अभी याद भी आ गया। सो हाँ, इंडेंजर्ड नहीं, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैंने बताया था स्पैरो कैंपेन शुरू किया था, किसने किया था? माओ, ठीक है ना, माओ जेडोंग ने किया था, फाइन। सो यदि वो कर रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, स्पैरो का पॉपुलेशन खत्म हो जाता है, फाइन। सो ये स्पैरो उस जगह की कीस्टोन स्पीसीज है, इसके कारण क्या होगा, स्पैरो के ऊपर पूरा का पूरा वहाँ का इन्वायरमेंटल डिपेंडेंट रहेगा, बिकॉज स्पैरोज होंगी तभी वो वीट कंट्रोल करेंगी, वीट कंट्रोल करेंगी तो क्या होगा, अनाज ज़्यादा होगा, अनाज ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर असर पड़ेगा, फाइन। तो उस इन्वायरमेंटल चीज़ के लिए इट इज़ द कीस्टोन स्पीसीज। छोड़ दीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शेर का या फिर टाइगर का, या फिर जो प्रेडेटर्स होते हैं, फाइन, जो हाई लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं, टाइगर्स, लायंस और द चीतास, दे आर नोन एज द कीस्टोन स्पीसीज। यदि टाइगर खत्म हो जाए किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी जंगल से, उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, कैसे होगी, कैसे होगा? हाँ हाँ, तो यही तो है, बोल दोगे थोड़ी ना हो जाए, पेड़ क्यों नहीं रहेगा, है कैसे होगा, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली, सो देयर इज ए फूड चेन, फाइन। सो आपने क्या किया, टॉप लेवल का जो प्रेडेटर है उसको खत्म कर दिया, तो अब जो हार्बीवोर्स होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, डियर बढ़ जाएंगे, फाइन, या फिर गाय भैंस, जंगली गाय भैंस बढ़ जाएंगी, फाइन। वो क्या करेंगी, अल्टीमेटली इतना पेड़ खा लेंगी क्योंकि उनका पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो द कीस्टोन स्पीसीज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सब चीज़ को मैनेज करके रखती हैं, फाइन। यदि राइनो का पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है काजीरंगा से, तो कीस्टोन स्पीसीज उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डैमेज होगा। दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि क्या इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं फ्लडिंग के। And these are the areas that India is quite apprehensive about for the Nepal, because वो frequent flooding बिहार में या यूपी में कहीं ना कहीं नेपाल की इस पॉलिसीज के कारण होती है, फाइन, क्योंकि उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज सफिशिएंट नहीं है, फाइन। चलिए, रिवर चैनल, फाइन, चैनल तो हो गया बहुत सारे जो हो गए, वन इज द शैलो रिवर चैनल एंड वन इज द डीप रिवर चैनल। सो गंगा इज हैविंग वेरी डीप रिवर चैनल,
क्योंकि इनका क्या कि पुरानी रिवर्स है, पुरानी रिवर्स क्या होगी तो बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी होने से क्या होता है वो कहीं ना कहीं काट छांट करते रहती है, तो उनका क्या होता है पूरा का पूरा एरिया कैच, हाँ डेप्थ बढ़ जाता है, और जो नई रिवर्स होंगी उनका डेप्थ नहीं बढ़ पाता, इसलिए फ्लडिंग फ्रिक्वेंटली होती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे नई रिवर्स होती हैं। कोसी इज द एग्जाम्पल, दैट्स व्हाई बिहार इज अफेक्टेड बाय द फ्लड सो फ्रिक्वेंटली। फाइन, चलिए अभी क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंडिया नेपाल रिलेशन एंड इट अफेक्ट्स इंडिया नेपाल रिलेशन बहुत सारे लेवल पे। फाइन, कैसे कैसे अफेक्ट होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली नेपाल की एक ब्यूटी भी है और नेपाल के साथ एक कर्स भी है। ब्यूटी नेपाल का ये है कि इट इज वेरी रिच इन टू द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। वी हैव सीन कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स ऑफ भूटान इज ऑल्सो वेरी रिच। फाइन, बट एट द सेम टाइम नेपाल का उससे भी ज्यादा है। फाइन, सो नेपाल का उससे भी ज्यादा है, तो लेकिन नेपाल के साथ कर्ज क्या है कि वहां की गवर्नेंस काफी पुअर है। सो गवर्नेंस पुअर हो रही है, तो इसका कारण क्या हो रहा है कि ऑल्दो दे आर हैविंग वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट दे आर नॉट एबल टू यूज इट, और इसका असर कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के ऊपर हो रहा है। इंडिया हमेशा ही चाहते हैं कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज्यादा बने। फाइन, सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस हाइड्रोइलेक्ट्रिक इश्यूज दैट इज देयर बिटवीन द इंडिया नेपाल रिलेशन, हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडिया का नेपाल का रिलेशन एज वेल। फाइन, चलिए सो क्या लिखा हुआ है, नेपाल इज हैविंग ह्यूज पोटेंशियल बट एनर्जी डिफिसिट। पोटेंशियल है बट एनर्जी डिफिसिट है, घाटा है। फाइन, एज दिस पोटेंशियल इज अंडर यूटिलाइज्ड ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अभी डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, और वी हैव सीन कि नेपाल में फ्रीक्वेंटली या तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ या फिर पॉलिटिकल मास्टर्स के चेंज हुए हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया चूंकि हमारे सबकी एक जैसी लिगेसी है, डिस्पाइट ऑफ दिस लिगेसी वी हैव वेरी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत बड़ी कंट्री है लेकिन फिर भी हमारी डेमोक्रेसी इज वेरी स्टेबल। एट द सेम टाइम आवर कंट्रीज, वी हैव सीन भूटान, वी आर सीइंग नेपाल, वी सी श्रीलंका, सबकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी होती है, और इसके कारण क्या होता है डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा तो पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं हो जा पाएगा, और उसका असर कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर होगा, क्योंकि फिर जॉब क्रिएशन भी नहीं होगा। फाइन, चलिए नॉट ओनली दैट, वहां पे डैम के कारण इन्वायरमेंटल इश्यूज भी काफी आते हैं, और दीज आर द इश्यूज, द इंटरनल रिलेशन वाले इश्यूज हैं, बट अगेन इट इज रिलेटेड टू अगेन इन्वायरमेंट। क्या होता है, व्हाट आर द निगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ द डैम, कोई बता सकता है जो ऑनलाइन है कि डैम क्या? चलिए एक बार हम लोग डैम के भी निगेटिव कंसिक्वेंसेज को देख लेते हैं, क्योंकि ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट इंडिया नेपाल के साथ ये रिलेशन है। कोई ऑनलाइन बता सकता है क्या क्या नुकसान होते हैं डैम बनाने के? टिहरी, टिहरी डैम सबमर्जेंस ऑफ द एरिया हो जाता है। फाइन, तो क्या होता है डैम बेसिकली कैसे बनता है कि आप पानी को कहीं स्टोर करते हैं। फाइन, दो टाइप का होगा, रन ऑफ द रिवर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जहाँ पे टिहरी जैसे डैम में जहाँ पे आपके स्टोर करके रखते हैं, वहाँ पे क्या क्या होगा, पानी जब जमा करके रखेंगे कहीं ना कहीं पानी का सीपेज होगा, क्योंकि पानी में ऐसा तो आपने कुछ स्ट्रक्चर परमानेंट बना के नहीं रखा, तो उसके कारण क्या होता है अगल बगल के गाँव का क्या होगा, लोग सबमर्जेंस हो जाएंगे, सबमर्जेंस होगा तो क्या पलायन होगा काफी। तो दिस इज अ फैक्टर डैम के ये निगेटिव कंसिक्वेंस। प्लस दूसरा इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है, क्या होगा ना, क्योंकि अब सबमर्जेंस होगा तो जो उनकी नेचुरल इकोलॉजी है उसके ऊपर अफेक्ट होगा। जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के पेड़ पौधे उग जाएंगे जो सबमर्जेंस वाटर में उगते हैं, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी अफेक्ट करेगा। फाइन, प्लस लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि आप जिस जगह पे बना रहे हैं वहाँ पे सबमर्जेंस हो गया तो गाँव के लोग रहेंगे नहीं, वहाँ पे नहीं रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट भी लार्ज स्केल का होता है। सो नेपाल का कहना है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स बन रहे हैं जिसका लार्जर पर्पस डैम बनाने का है कि फ्लड कंट्रोल हो, इंडिया के लिए तो यही है। सो फ्लड कंट्रोल का तो है एक पर्पस, बट इंडिया को इससे फायदा हो रहा है, नेपाल को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। नेपाल इंडिया के ऊपर एक्यूज करती है कि आप यदि डैम बना रहे हैं तो हमारे लोग डिस्प्लेस भी हो रहे हैं, प्लस हमारे यहाँ डैमेज भी हो रहा है सबमर्जेंस का, और हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि आप डैम हम बना रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा और आपको हमारे ऊपर फायदा हो रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो बोल रहे हैं हम क्यों डैम बनाएं? इट्स वैलिड एज वेल, क्योंकि नेपाल का इतना नुकसान तो हमें ही हो रहा है, क्योंकि हमें बेनिफिट क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इंडिया के नेपाल का ये एक्यूजिशन है इंडिया के ऊपर कि आपके कारण हमारा नुकसान हो रहा है, बट हमें हमारा कहना है कि ठीक है तुम्हारा हो रहा है डैम बनाने के, बट हमें भी क्या फायदा है। बोलते हैं डैम बनाते तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तुम जनरेट करते हो,
उसका फायदा तुम्हें होता है। सो हमें क्या मतलब है, हमें तो वैसे भी क्या करेंगे, पानी रोक देंगे, फिर क्या करोगे। सो देयर इज अ वेरी डाइसी इशू बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल, दैट इज ऑफ द डैम्स का इशू। डैम्स के कारण जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, इसके कारण क्या होता है, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स वहाँ के लोगों के हर्ट होते हैं, उसका कहीं ना कहीं यूज करती है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। जो एंटी इंडिया होगी वो कहेगी ये डैम जो बनवा रहे हैं इंडिया के लोग बनवा रहे हैं, और जो लोग इस पर साइन कर रहे हैं उसके कारण क्या रहा है, वो इंडिया के बिक गए हैं, कहते हैं ना तुम्हारा बिक गए हो। इंडिया में बहुत लोगों को बोला जाता है तुम बिक गए हो, क्योंकि इनका कहना है कि तुम डैम के ऊपर साइन कर रहे हो, तुमको कंसिक्वेंसेस पता है, फिर भी तुम पावर में आते हो, तुम साइन कर दे रहे हो, इसका मतलब है कि इंडिया वालों ने तुम्हें खूब पैसा दे दिया तभी तुम साइन कर रहे हो, क्योंकि उसको इंडिया को फायदा है, तो उनको वोट मिल जाता है, प्लस इंडिया की इमेज खराब हो जाती है, प्लस चाइना को भी फायदा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक काफ़ी इश्यूज चल रहा है जो नेपाल कहीं ना कहीं इंडिया को एक्यूज करता है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड है। इसी सब रीजन के कारण ये क्या है, लार्जली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है। स्टॉल मतलब जिसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया, रुका हुआ प्रोजेक्ट है। फाइन, सो नेक्स्ट फोटो में यू कैन सी द वेरियस डैम प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेन पर्पसेस। मेंस में यू कैन कोट ऑल दिस थिंग्स। फाइन, भूस्खलन भी हो जाता है, सही बात है अमित, भूस्खलन होता है डैम के कारण। फाइन, सो कैन यू सी द अपकमिंग इंडिया नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, HEP फॉर स्टैंड फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फाइन, चलिए, सो फर्स्ट इज द पंचवेश्वर है। फाइन, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है पंचवेश्वर का, इट्स वर्ल्ड्स, यदि इंस्टॉल हो गया ये, सो वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम हो जाएगा ये। फाइन, सबसे लंबा डैम होगा ये। चलिए, कितने कैपेसिटी का है, 5840, बहुत होता है, बहुत होता है। मेगावाट, किलोवाट तो बहुत कम हो गया, मेगावाट का है। फाइन, और ये क्या है, मेगावाट कम हो, किलोवाट ज्यादा होगा, ये ऊपर आता है सर। उतना नहीं पता मुझे, फिजिक्स भूल गया हूँ। फाइन, होता होगा शायद। फाइन, लेकिन ये बहुत होता है, इतना मुझे पता है, सो बहुत ज़्यादा है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है। इंडिया इसमें बोलती है मैं 50%, 51% दूंगा और तुम रेस्ट ऑफ देना, बट चूंकि वो वाले इश्यूज हैं, सबमर्जेंस का इशू है एंड ऑल है, इसलिए ये कहीं ना कहीं स्टॉल्ड है। प्लस इंडिया इंटरेस्ट भी अब नहीं ले रहा है। फाइन, इंडिया इंटरेस्ट ले रहा है किसमें, तो अरुण 2 और 3 प्रोजेक्ट में ले रहा है, दैट विल डिस्कस। मोदी जी इस पे ज़्यादा बात करें, उस पर नहीं करें वो, क्योंकि कंटेंशियस हो गया। फाइन, चलिए, दूसरा क्या है, सप्तकोसी हाई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, सर जो एक ही प्रोजेक्ट है उससे पर्पस कहीं जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, जो हिंदी में देख रहे हैं, ये सर मेगावाट ही बड़ा है। पता नहीं मुझे उतना, आई नो, अब तो यही है। सर जैसे BPIN प्रोजेक्ट था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय योजनाएं। तो डैम का क्या प्रोजेक्ट होता है, डैम का पहला उद्देश्य क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना, पहला हो गया, ठीक है। लेकिन स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर व्हाट, फ्लड। फाइन, दूसरा रीजन हो गया फ्लड। तीसरा इरिगेशन। चौथा रिक्रिएशन के लिए भी हो सकता है, जाके आप नाव चला सकते हैं अपने निब्बा निब्बी के साथ। फाइन, सो दीज आर द फैक्टर्स जिसको कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फिशरीज हो सकती हैं वहां पे, जॉब क्रिएशन होता है। फाइन, सो जॉब क्रिएशन तो हो ही जाएगा, यही सब चीज़ होंगी तो जॉब क्रिएशन हो जाएगा। तो इंडिया का कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बताइए, दामोदर वैली जो इंडिया का पहला डैम बना था, दामोदर, जिसको नेहरू जी ने इनोग्रेट किया था, इट वाज ए मल्टी। फिर भाखड़ा नंगल, इट इज ऑल्सो मल्टीपर्पज। फाइन, क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीज कर लेते हैं। फाइन, तो इस टाइप का जो होगा उसको क्या कहेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। फाइन, चलिए, उसके बाद है अरुण 2, दैट इज अगेन बहुत बड़ा नहीं है, 9, लेकिन इट्स वेरी यूजफुल एज वेल, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं ये लोग, हम लोग। फाइन, सो इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी का इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ था। फाइन, क्योंकि मोदी जी ने इनको ज़्यादा साथ दे दी थी, और जो हमने ये देखा दैट इज द पंचवेश्वर, ये कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड हो गया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज। फाइन, सो एक बार देख लीजिए ऊपर ऊपर क्या है, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट। सो बेसिकली ये पॉलिटिकल इशू हो गया था ना पंचवेश्वर में। पंचवेश्वर में ये हो गया ना, ये तीनों इशू के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ की पॉलिटिक्स काफ़ी अफेक्ट हो गई है, तो हम इस पर अब हाथ नहीं डालेंगे ना, क्योंकि इसके कारण क्या होगा, डिवीजन, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, यदि आप बना रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, नहीं बनाएंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फाइन, चलिए,
सो देख लिया, फाइन। सो इसको मूव कर लेते हैं, ऐसे भी देख लेना, बहुत बड़ा, बस एक देख लेना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, डैम का काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फिर चलिए अब देखते हैं मेजर इरिटेंट क्या है। इसमें लार्जली दो तीन इश्यूज हैं, पहला होगा ट्रेड, दूसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, फाइन। तो ट्रेड में देख लेते हैं क्या क्या है पहले, फाइन। उसके बाद चाइना का एंगल भी एक बार देख लेते हैं, दैट इज द मेजर इरिटेंट, फाइन। सो नेपाल चाइना रिलेशन में व्हाट इज द major irritant, that is India is worried about the Nepal's growing closeness with the China, fine. China has been taken a firm step to extend its Silk Road economic belt to the South Asia by working out a blueprint of connecting Nepal with the Eurasian transport corridor, fine. So नेपाल को इन्होंने क्या लॉलीपॉप दे दिया कि मैं तुमको यूरेशिया से लिंक कर दूंगा, तुमको इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी होगी नहीं होगी, फाइन। चलिए, और इसका कहना है कि पॉलिटिकल प्लस स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन दोनों है इंडिया के ऊपर। पॉलिटिकल ऐसे है क्योंकि इससे हमारी पॉलिटिक्स काफ़ी अफेक्ट होगी, स्ट्रेटेजिक ऐसे है क्योंकि उसका रूट का लिंक ऐसा है कि उसके ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, नॉट ओनली दैट, नेपाल हैज ऑल्सो साइंड ए ट्रांजिट एग्रीमेंट विद द चाइना मेनली एम्ड एट रिड्यूसिंग नेपाल्स ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंस अपॉन द इंडिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द ट्रांजिट एग्रीमेंट। सो क्या हुआ था, एक मधेशी वाला इशू हुआ था, दैट विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन नेपाल, फाइन। सो 2015 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हुआ था, तो क्या किया था, इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया था नेपाल का, कर दिया था। यदि आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देंगे, जो ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, फाइन, उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर ऑलमोस्ट 70-75% की है, तो ऐसी कंट्री तो क्या होगी, क्रिपल्ड हो जाएगी, क्रिपल्ड हो जाएगी। लेकिन नेपाल ने तुरंत क्या किया, चाइना वॉज वेटिंग फॉर दिस थिंग ओनली, चाइना इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि चाइना ने क्या किया, फाइन, चाइना का कहना था, मैं आता हूं एक हाँ, चाइना ने इंडिया ने क्या किया, ब्लॉकेट किया, फाइन। तो क्या कहा चाइना ने, है हाँ, बिरादरी, जो भी लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं उसको अच्छे से, उदास होती है, फाइन। सो बेसिकली ये तनु वेट्स मनु का डायलॉग है, दैट कैन बी यूज इन द इंटरनेशनल रिलेशन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इंडिया हैव डन रॉन्ग विद द नेपाल और कैसे चाइना क्लोज हो जाती है। अभी क्या होता है कि 3 लव ट्रायंगल बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, इंडिया, नेपाल और चाइना। अभी इनके बहुत अच्छे रिलेशन है, ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फाइन। 2015 आती है, ब्रेकअप हो जाता है, फाइन। क्यों बताऊंगा, बता दूंगा, ये वो मधेशी वाला इशू हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, दैट इज द लास्ट थिंग दैट विल डिस्कसिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से करेंगे, फाइन। सो ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या होगा, आप जो रोज निब्बी जो थी, नेपाल निब्बी, वो जो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, अब उसका दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कंधा देखेगी, और उस टाइम में आएगा एक ऐसी बिरादरी जो कंधा देती है हमेशा। तो चाइना तैयार है कंधा देने के लिए। चाइना का कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ इंडिया के साथ, तुम्हारा 70% इसके साथ रिलेशन थे, तुम दिन के मतलब लगा लो 70% टाइम आप इसी से बात करते थे, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लगे रहते थे, अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं, दिल टूट गया तो नए आते हैं, हम रिलेशन को रिवाइज करते हैं। इन्होंने क्या किया, सारी फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी, ठीक है ना, किसको, नेपाल को, जो इंडिया दे रही थी। सो अभी दिल पिघलेगा नेपाल का, पिघल गया, और वो क्या हुआ, चाइना के साथ रिलेशन में आ गई, फाइन। अभी क्या हो गया, अब चाइना क्या देगी, एक उन्होंने फटाक से एक एग्रीमेंट साइन करा लेगी, ऐसा है कि तुम्हें सीसीडी पे तो मैं ले जा रहा हूं, बट तुमको कुछ साइन करना पड़ेगा कि तुम इस लड़के से, इस लड़के को भूल जाओ सिमरन ठीक है ना। सो इसने कह दिया भूल जाओ सिमरन, और सिमरन को भुलवा दिया। तो इंडिया ने चौड़े में आके तो बोल दिया था तलाक तलाक तलाक, लेकिन इसको कंसिक्वेंस नहीं पता था कि एक ऐसी बिरादरी जो हमेशा वेट करती रहती है आपके तलाक बोलने का, ताकि वो आके आपको रिप्लेस कर सके। ये अपने नेचुरल लाइफ में भी होता है, बहुत बार हुआ होगा, फाइन। सो नेपाल को क्या हो गया, दोनों हाथ लड्डू। अभी उसको एक बहुत बड़ा वाइबल ऑप्शन मिल गया, चीप ऑप्शन मिल गया, तो उसके बाद इंडिया के नेपाल के रिलेशन खराब होने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले नेपाल ने रियलाइज ही नहीं किया था कि इसकी उसकी डिपेंडेंसी कितनी है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने कभी कुछ किया नहीं था, सब कुछ अच्छा अच्छा था। अभी आप ब्लॉकेट कर दे रहे हैं तो उसको रियलाइजेशन होता है, उसको क्या होता है, आत्मबोध हो जाता है, नहीं एक ही निब्बे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, इट कैन बी
डिजास्टर्स, तो उसने निब्बा ढूंढ लिया और यहाँ से रिलेशंस कहीं ना कहीं नए लेवल पे आ जाती है, जिसको हम लोग कंसिक्वेंस अभी भी देख रहे हैं। फाइन, सो दैट इज द फैक्टर। फाइन, यही पे वो लिखा हुआ है कि ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ। इसी ट्रांजिट एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो इंडिया सारी चीज़ें दे रही थी नेपाल को, वो चाइना देने लगेगी। चाइना देने लगी तो क्या होगा, उसका हमेशा कहीं ना कहीं उसके फेवर में सेंटिमेंट्स भी क्रिएट होने लगेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, फ्यूल्स ब्लॉक कर दिए, ठीक है ना, खाने पीने की चीज़ें ब्लॉक कर दी, बाकी चीज़ें ब्लॉक कर दी, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको क्या दे रहे हैं, चाइना सपोर्ट करी तो प्रो चाइना सेंटिमेंट भी साथ साथ ही पैरेलली क्रिएट हो जाएगी। उसी से इंडिया को नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। सो मसल फ्लैक्सिंग जो एक अप्रोच होता है वो हमेशा सही नहीं होता। इसका रिजल्ट यही हुआ कि चाइना नेपाल हमारे पाले से बाहर ना गया। फाइन, चलिए इसके बाद क्या हुआ है कि उनके मिलिट्री रिजीम के साथ भी अच्छे काफ़ी रिलेशन हो गए थे। ब्लॉकेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मिलिट्री रिजीम भी आएगी चाइना के साथ, तो वही हो गया। नाउ अभी क्या होता है कि लेटर ऑन, कैन यू सी दिस इन्फोग्राफिक्स, सो वेरी एक्चुअली यूजफुल। जब इंडिया ने ब्लॉकेट किया था, ये नेपाल के न्यूज़पेपर से ही है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल, एप्ट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ 2015 कि इंडिया विच इज़ अ वेरी मैमथ कंट्री that can any day strangle a छोटा सा कंट्री that is नेपाल any day। फाइन, और यही सिचुएशन हुआ था, जो हमारे रिलेशन बहुत खराब हो गया उसी कारण नेपाल उसके, ठीक है ना। हाँ, फाइन, सो इट्स वेरी एक्चुअली यही हुआ था। और इंडिया लोग वाले की होशियारी देखो कि कहीं ना कहीं इंडिया वालों ने क्या किया कि ऑफिशियल ब्लॉकेट नहीं किया था, अनऑफिशियल किया था। ऑफिशियली हमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या किया हमने, ट्रकेस को पास ही नहीं होने दिया नेपाल के बॉर्डर से। नहीं पास होने देंगे तो क्या होगा, और अनऑफिशियल है लेकिन ब्लॉकेट तो ब्लॉकेट ही है। कहेंगे कि नहीं, इंडिया के लोगों ने कहा दिया कि वहाँ पे लोग डर रहे हैं जाने से, इसलिए इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा रहे हैं, और किसी भी ड्राइवर को बोल दिया कि तुम क्रॉस नहीं करोगे बॉर्डर, तो अल्टीमेटली ब्लॉकेट था, दैट वाज अनऑफिशियल। बट मैसेज वाज वेरी क्लियर कि बदमाशी मत करो, जो हम लोग आगे देखेंगे दैट मधेशी इशू। फाइन, सो मधेशी इशू, हाँ हवा में नहीं उड़ रहे थे, उनका कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स था। दे वर नॉट दैट कि हवा में उड़ रहे थे, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स, दैट विल डिस्कस कि क्या इंटरनल पॉलिटिक्स था। फाइन, सो टाइम है ना, तो 5-10 मिनट देख लेते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स क्या था। फाइन, फाइन, सो बिग ब्रदर सिग्नल से पहले मैं आप बता देता हूँ कि नेपाल का कंपोजिशन क्या है, बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है, तो बिग ब्रदर सिंड्रोम कल देख लेंगे हम एक बार। फाइन, सो हाँ, कैन यू सी दिस इन्फोग्राफिक्स, सो इट विल गिव यू एन आइडिया कि नेपाल में इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ क्यों और इसके पीछे रीजन क्या था। और उसका ओरिजिनल रीजन यही है कि देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन द व्हाट कम्युनिटीज क्या है कि कैन यू सी 16% ऑफ द नेपलीज पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट, छत्रीज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो सुनील छेत्री याद है, फाइन, तो दैट इज द थिंग। सो ये होते हैं पहाड़ी लोग, नाम नहीं सुना है सुनील छेत्री, सो फुटबॉलर थे ना, सो अभी भी हैं शायद, मुझे उतना आइडिया नहीं है। सो छत्रीज होते हैं, कास्ट होते हैं, जैसे होते हैं ना, ये नेपलीज अपर कास्ट छत्रीज होते हैं बेसिकली। यहाँ के जो छत्री होते हैं ना, वो हो गए वहाँ के, लगा लीजिए नेपाल के ये छत्री हुए, तो उनको नाम छत्रीज दिया जाता है। तो दीज आर द पहाड़ी पीपल, फाइन, दैट कंस्टिट्यूट व्हाट, ऑलमोस्ट 16% ऑफ द पॉपुलेशन। फाइन, उसके बाद कैन यू सी ब्राह्मिन्स, कितना है, ऑलमोस्ट 29%, दोनों मिला के कितना हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी, हाँ ब्राह्मण्स 12%, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 28। सो ये दोनों हो गए, प्लस और भी छोटे छोटे कास्ट हैं, फाइन, छोटे छोटे कास्ट हैं जिनको मिला के एक पॉपुलेशन बनता है, दैट वी कॉल पहाड़ीज। क्या कहते हैं, पहाड़ीज। उसमें राइज होंगे, अपने क्या कहते हैं, बहादुर वगैरह जो भी बोलते हैं। सो बेसिकली नेपाल इज डिवाइडेड अमॉन्ग 2 लार्जर कम्युनिटी। फाइन, वन कम्युनिटी ये हो गया यदि नेपाल पूरा का पूरा सर्कल, सो वो तो बहुत बड़ा स्प्लिट था। फाइन, तो ये हो गया 50-50 रिलेशन। फाइन, सो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट 43% या लगा लीजिए 44% नेपाल का जो पॉपुलेशन है इट कंस्टिट्यूट अबाउट द पहाड़ीज।
जिसमें बेसिकली क्षत्रियज हैं और ब्राह्मण्स हैं, वहाँ उनका है, उनका सोशल, बता देता हूँ अभी, सारा बताता हूँ। क्षत्रियज है जो हिल्स पे रहते हैं, ऊपर अपर हाइट पे रहते हैं, फाइन। पहला फोटो याद कीजिए नेपाल का, इसलिए मैंने बताया था कि कहीं ना रिलेटेड। रेस्ट ऑफ द पीपल जो रहते हैं उनको कहते हैं मधेसी, फाइन। ये इधर आ जाएंगे, हाँ सब आएंगे, क्षत्रियज, नेपालीज था वो जो भी है। मधेसीज आर बेसिकली पीपल फ्रॉम द तराई एरिया। तराई क्या होता है? फुट हिल्स, फुट हिल्स मतलब जहाँ पे वैली के वाला, फाइन। सो ऑल्सो दे ऑल्सो ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट द 40% ऑफ द नेपाल्स पॉपुलेशन। कितना? 40%, फाइन। और इसमें आपके जो भी हैं यादव्स आ गए, फाइन, बहुत सारे कास्ट आ जाते हैं, यादव्स आ गए, झाज भी है वहाँ पे, फाइन, मिश्राज हैं, बहुत सारे हैं, प्लस आपके थारूज हैं। थारूज क्या होते हैं? आदिवासी होते हैं, फाइन। और भी बहुत सारे छोटे छोटे कास्ट हैं, इसमें आ जाते हैं, फाइन। सो नेपाल का ये बाकी रेस्ट में ये सारे बहुत सारे आ जाते हैं जिनकी ज़्यादा गिनती नहीं है, बुद्धिस्ट एंड ऑल, इनकी ज़्यादा गिनती नहीं है, फाइन। सो लार्जली दो फ्रैक्शन बन जाता है, वन इज ऑफ द पहाड़ीज एंड सेकेंड इज ऑफ द मधेसीज, फाइन। सो अब सिचुएशन क्या है कि ऑलमोस्ट इक्वल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और वहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है ना नेपाल में, फाइन। पहले क्या होती थी? राजा का शासन था, बट अब बाद में डेमोक्रेसी आ गई। सो डेमोक्रेसी आने के बाद क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, फाइन। सो इलेक्शंस के कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं, प्लस जॉब वगैरह के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अब ये जो पहाड़ी लोग थे वो अपर क्लास के लोग थे, डोमिनेंट क्लास जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट क्लास क्या होता है? दबंग जिसको बोलते हैं, फाइन। सो इट डजेंट मैटर कि अपर क्लास कास्ट के लोग हो ना, कि आप डोमिनेंट कास्ट है, मतलब आपके पास क्या पावर सेंटर्स हैं आपके पास। सो जो पहाड़ी हुआ करते थे नेपाल के, दैट यूज्ड टू बी द डोमिनेंट क्लास ऑफ द पीपल, जिनका सारे के सारे चीज़ों पे हिस्सा था। मींस प्रेसिडेंट इनका होता है, प्राइम मिनिस्टर इनका होता है, सिविल सर्वेंट्स इनके होते हैं, आर्मी के जितने टॉप मोस्ट के जनरल होंगे वो कौन होंगे? पहाड़ी होंगे, फाइन। सो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा? हिल्स जो तराई के लोग कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फील करेंगे, और यही इट इज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द नेपाल दैट इज अफेक्टिंग इंडियाज रिलेशन। हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, it is only because of the conflict between the Paharis and Tarais that is creating a situation that can turn into the civil war, and that was actually a type of the civil war जब इंडिया ने ब्लॉकेट लगाया था। सो इंडिया ने ब्लॉकेट जो लगाया था उसके पीछे यही रीजन था, दैट वी विल डिस्कस। तो अभी क्या होता है कि जो मधेसी लोग हैं वो बेसिकली क्या है कि वो पहाड़ी नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो पहाड़ी नहीं मतलब इसमें मिक्स है बहुत सारे। तो ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं सारे वो बेसिकली क्या है? ओरिजिनल लोग नहीं है। ये कौन है? घुसपैठिए हैं बोलते हैं, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, बहुत लोगों को घुसपैठिए हैं। सो इनको बोलते हैं नेपाल के घुसपैठिए जो इंडिया से आ गए हैं, बिकॉज उनके रेशियल फीचर्स प्लस कास्ट प्लस क्या कहते हैं खाना प्लस रहना सब मैच करती है किससे? इंडियंस से मैच करती है, जो इंडियन कल्चर है। और लार्जली हिंदू हैं, कास्ट का जो नाम लगाते हैं, प्लस रेशियल फीचर्स सारे हम जैसे हैं सारे लोग। सो उनको ये कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, और बाहर के लोगों को वो क्या कहते हैं कि वी विल नॉट गिव शेयर द पावर। और ये 40% ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट करती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है कहीं ना कभी, ये ऊपर जाएगा। यदि ऐसा होगा तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या होगा? डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, होगी। यदि डिससेटिस्फाइड होगी तो कहीं ना कहीं इसके साथ कंफ्लिक्ट होगा। एंड दैट इज द सिचुएशन दैट इज क्रिएटिंग द बात का सारा सिचुएशन। एंड दैट्स व्हाई सिंस दे आर हैविंग कल्चरल प्लस सोशियोलॉजिकल प्लस अदरवाइज लिंक विद द इंडिया, इंडिया इज वेरी कंसर्न अबाउट द वेलनेस ऑफ ऑल दिस, क्या कहते हैं, लोअर जो रेपेरियन स्टेट जो भी बोल दीजिए उसको, ठीक है ना, या फिर जो तराई के लोग हैं उसके लिए इंडिया इज प्रो, इट इज दैट, फाइन। और जो पहाड़ीज हैं दैट इज प्रो चाइना बेसिकली, फाइन। सो दैट इज अ लार्ज डिवीजन। देन वी विल कैरी फॉरवर्ड कि क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन द नेपाल, एंड देन विल चाइना का एंगल, देन विल खत्म, ये इनका हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ है, बट इट इज़ क्वाइट फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी। सो हाँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उस टाइम नेपाल के राजा की वो हो गई थी, मर्डर हो गया था, ज्ञानेंद्र